सो यार क्या आपको याद है रेसलमेनिया 34 में 6 साल पहले ब्रॉन स्ट्रोमैन ने एक टैग टीम चैंपियनशिप जीती थी शेमस एंड सिजारो के खिलाफ, जहां उन्होंने एक रैंडम गाय निकोलस के साथ टीम अप भी किया था। तो उन्होंने हाल ही में एक न्यूज पर रिएक्ट करते हुए देखो क्या कहा। उन्होंने कहा कि यार कुछ मजेदार बताऊं, वो लड़का निकोलस आपको याद है, वो 6 फुट 5 इंच का हो चुका है, कमाल कर रहा है वो तो हर जगह। मैंने एक साइट देखी थी जहाँ WWE के सारे एक्शन फिगर्स बिक रहे थे, यहाँ तक कि निकोलस का एक्शन फिगर भी था वहाँ पर। अगर इसे WWE का इशारा समझ लिया जाए ना, तो वो एक बार फिर से निकोलस के साथ टीम अप करना चाहेंगे, ऐसा ब्रॉन स्ट्रोमैन ने कहा। वैसे इट्स क्रेजी, बट कुछ लोगों को वो पसंद आया था, कुछ लोगों को वो नहीं आया था। लेकिन अगर ब्रॉन स्ट्रोमैन को ये अच्छा लग रहा है तो फिर चलो मान लेते हैं। एंड आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो लेट मी टेल यू कि हमेशा सीएम पंक खुद को हॉटेस्ट सुपरस्टार ऑफ द सेंचुरी क्यों कहते आए हैं। क्योंकि अब जरा ये सुनो, सीएम पंक के आते ही रॉ हो या स्मैकडाउन, इवन एनएक्सटी, सबको व्यूअरशिप में 10 बारी ज्यादा हाइक मिला। रेटिंग्स की बात कर ली जाए तो वहाँ भी एक ऊंचा उछाल मिला है WWE को। ऊपर से जिस रात सीएम पंक वापस आए थे ना, मतलब सर्वाइवर सीरीज को, सिर्फ उसी रात में ही सीएम पंक की टी शर्ट 6 फिगर्स में बिक गई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। एंड ये पहली बार नहीं है कि ऐसा हुआ। सीएम पंक जब AEW में भी 2021 में आए थे ना, तब भी उनकी मर्चेंडाइज हाईएस्ट सेलिंग ऑफ ऑल टाइम पर थी। जिस साइट पर वो बिक रही थी, उस साइट के इतिहास में ये हाईएस्ट सेलिंग बनकर सामने आई। सीएम पंक की मर्च ने 24 घंटे में ही सबको हिला कर रख दिया। अब यही रीजन है कि WWE उनको इमीडिएटली टी शर्ट क्यों बेचे जा रही थी। एंड अभी तो देखते जाओ सीएम पंक को किस हिसाब से मर्च मिलती है, सब देखते ही रह जाएंगे। इसके बाद सीएम पंक NXT के एक टेप शो पर थे, वो वहाँ भी अपीयर हुए, लेकिन उन्होंने तब ऑरलैंडो को छोड़ नहीं दिया। उसके बावजूद भी क्योंकि वो परफॉर्मेंस सेंटर पर चले गए और वहाँ पर देखते रहे कि चीजें कैसे चल रही हैं, जहाँ पर उन्होंने न्यू टैलेंट के साथ ट्रेनिंग करवाना शुरू कर दिया एंड कुछ होल्डिंग कोर्ट्स के साथ भी काम किया। इससे एक बात तो क्लियर हो जाती है, WWE खुद भी जानते कि सीएम पंक किस लेवल का टैलेंट है, इसलिए वो सीएम पंक को हर टाइम पर अपने साथ ही रख रही है, फिर चाहे वो मेन रोस्टर हो या फिर परफॉर्मेंस सेंटर या फिर NXT। अब सीएम पंक को अपने साथ रहना तो बनता ही है। नेक्स्ट रायबैक तो आप सभी को याद होंगे, तो एक बार फिर से वो सुर्खियों में आ गए हैं, जहाँ उन्होंने एक बार फिर से द लेजेंडरी गोल्डबर्ग को चैलेंज कर दिया। रायबैक जानते हैं कि उनके रेसलिंग डेज अब एंड हो चुके हैं एंड कहीं ना कहीं गोल्डबर्ग के रेसलिंग डेज भी अब एंड होते जा रहे हैं। तो रायबैक चाहते हैं कि वो अपनी जर्नी को एंड करते करते एक एपिक एंडिंग दे दें, इसलिए उन्होंने गोल्डबर्ग को फिर से चैलेंज कर दिया, जहां स्टिपुलेशन होगी लूजर रेसलिंग छोड़ ही देगा। अब पता नहीं रायबैक को कहां से ऐसे आइडियाज आते रहते हैं, क्योंकि हमें तो पता ही है गोल्डबर्ग दूर दूर तक उनके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करने वाले। सो बैड लक रायबैक। इन दी एंड जरा से ध्यान से सुनना, ये जरा सा इंपॉर्टेंट है और कंसर्न करने का रीजन भी है। देखो हम जानते हैं कैसे ड्रू मैकिंटायर WWE के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ही नहीं रहे, लेकिन अब इस लिस्ट में एक नाम बेकी लिंच का भी ऐड हो गया कि जून 2024 में उनका कॉन्ट्रैक्ट अब एंड हो ही जाएगा एंड WWE उन्हें भी कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दे ही नहीं रही। पता नहीं चीजें कहां से कहां चल रही हैं। ऊपर से आगे की बात तो सुनो, जो शेमस है ना, उनका भी कॉन्ट्रैक्ट अब अगले साल ही खत्म होने वाला है। पता नहीं WWE ये सब कब फिक्स करने वाली है, कहीं इसी उधेड़-बुन में ऐसा ना हो जाए कि कोई स्टार रिलीज ही हो जाए। सो दैट इज इट गाइस। देखो आज के लिए तो बस इतना ही। अब मुझे नहीं पता कि WWE कॉन्ट्रैक्ट वाली सिचुएशन के साथ कैसे निपटती है। आपको क्या लगता है यार, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। So finally guys, after a long time, इम्पैक्ट रेसलिंग, जिसे कभी हम TNA के नाम से भी जाना करते थे, वो फाइनली रिबूट होने वाली है। दोबारा से वही आइकॉनिक ग्राफिक्स एंड आइकॉनिक थीम सॉन्ग हमें सुनने को मिलेगा। यहाँ स्टींग को दिखाया गया, कर्ट एंगल को दिखाया गया एंड कुछ TNA ओरिजिनल्स को भी दिखाया गया। नायोमी भी हमें यहाँ देखने को मिली। ऑलमोस्ट सारी TNA ओरिजिनल्स को रिक्रूट कर लिया गया दोबारा से। एंड देन आज कुछ टाइम पहले TNA ने अपना कमबैक वीडियो लॉन्च कर दिया अपने ही चैनल पे। अगर नहीं देखा तो जाके उसे देखना जरूर। अब इसे कहते हैं ना रियल कमबैक। TNA वैसे बहुत लकी है कि उनके सारे ओरिजिनल्स अभी भी लड़ सकते हैं, अभी भी जिंदा है और एकदम फ्री एजेंट बनकर बैठे हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट है यार। अब लगता है कि रेसलिंग में कुछ मजा आएगा। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वेल, रेंडी ऑर्टन का रिटर्न अब बस फिंगर टिप्स अवे वाली कंडीशन पर है। मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि अभी WWE ने इसके लिए तैयारी करना शुरू कर दिया है। हाल ही में पता चला है कि WWE ने कुछ न्यू मर्चेंडाइजेस को अप्रूव कर दिया है जो रेंडी ऑर्टन के रिटर्न से रिलेटेड थे। ऑफ कोर्स WWE उनके आते उनके मर्चेंडाइजेस को सेल करना शुरू कर देगी, जैसे वो हमेशा करती है। लेकिन इससे तो एक बात पक्की अब हो ही जाती है कि भले ही सीएम पंक का रिटर्न हो या ना हो, एंड सीएम पंक का रिटर्न शायद रूमर्स में हमें देखने को मिले, लेकिन रेंडी ऑर्टन इज डेफिनेटली कमिंग बैक। और हमें ना फर्क भी नहीं पड़ता कि रेंडी ऑर्टन हील बनेंगे या फेस बनेंगे। अब बस उनका रिटर्न हो जाए, वो आर के ठोकते हुए नजर आ जाए। कैरेक्टर एंड पर्सोना तो यार बात की बात है, हम कभी और सोच लेंगे। नेक्स्ट, अभी तो एज AEW में गए हैं एंड वो ऑलरेडी एक हॉट टॉपिक बन चुके हैं। तो एक न्यूज ना उनके लिए भी आ गई है कि जब स्टार्क के साथ वो एक प्रोमो कट कर रहे थे ना AEW कोलिजन में, तो उन्होंने स्टार्क को कुछ ये कह दिया कि यू आर अ वनीला मिजेट हु स्टोल फ्रॉम द रॉक।
अब ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए और सब ये सोचने लगे कि चलो भाई, लगता है कि कुछ रियल हुआ है, कुछ रियल प्रॉब्लम होने वाली है एडम एंड स्टार्क के बीच में। सो यार ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो एक बात जान लो। पहले तो ये कि एडम एक प्रोफेशनल है, तो AEW ने उन्हें अपना मटेरियल लिखने की पूरी इजाजत दी हुई है कि आप जो चाहे वो कह सकते हो, जैसा चाहे वैसा प्रोमो कट कर सकते हो। एंड कुछ उसी का पार्ट हमें देखने को मिला जब स्टार्क एंड एडम कॉपलैंड एक दूसरे के सामने थे। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं ये वीडियो करते के दौरान ना एडम को 50-60 बार एज बोल चुका हूँ। मेरे को अभी भी यूज्ड टू नहीं हुआ एडम बोलने के लिए, लेकिन चलो धीरे धीरे चीजें हो ही जाएंगी। तो दोनों के बीच में कोई लव लॉस नहीं था यार, लेकिन चलो एडम ने उस मूवमेंट को जरा मत-सी बनाने के लिए द रॉक का रेफरेंस ले लिया। बाकी बैक स्टेज हीट जैसा तो कुछ नहीं है यार, तो आप सब चिल मार सकते हो। ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, बस एक शूट प्रोमो था जो एज ने अपने मन से कर दिया। सो ऑल द बेस्ट है उनके लिए। अबे मैंने फिर एज बोल दिया, चलो कोई बात नहीं, आप समझ गए होंगे। इसके बाद 21 अक्टूबर की शाम को सीएम पंक कहाँ थे? तो सीएम पंक थे अपने होम टाउन शिकागो एनालॉयस में। वहां पे मजे मार रहे थे, लेकिन वहां तो TNA का पेपर भी बाउंड फॉर ग्लोरी भी होने वाला था ना। तो क्या सीएम पंक ने वहां पर अपना फाइनली रिटर्न कर दिया? एंड वैसे ही TNA कमबैक कर रहा है, तो क्या पता सीएम पंक को रिक्रूट कर ले। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उनका तो मन था कि वो शिकागो ब्लैक हॉक्स गेम देखने जाए, जो सीजन ओपनर मैच भी था। तो सीएम पंक वहां पर चले गए एंड उनको वहां पे फीचर करने का मौका भी मिला। साथ में सीएम पंक ने काफी सपोर्ट किया गेम को। तो पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगा कि सीएम पंक शिकागो में है तो TNA में चले जाएंगे, जस्ट बिकॉज TNA का इवेंट भी शिकागो में ही था। सो फॉर दोज ऑफ यू हु डोंट नो, सीएम पंक बहुत ज्यादा पैसे मांगते हैं यार, और WWE से भी इसी को लेकर उनकी काफी टक्कर होती रही। उनको अपने शो पर बुलाना बहुत महंगा पड़ता है, बहुत सी मोटी जेबें डीली करनी पड़ती हैं। एंड फिलहाल तो TNA क्या, बहुत से बड़े बड़े प्रमोशन भी ऐसा नहीं कर सकते। सो चिल, सीएम पंक सिर्फ गेम देखने गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं था। इन द एंड द ब्रेकफास्ट क्लब में द नेचर बॉय रिक फ्लेयर गए, जो WWE हॉल ऑफ फेमर भी है। एंड जब किसी ने वहां पर उनसे पूछ लिया कि आपको यार ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है, आपको इसके बारे में क्या कहना है, तो इस पर रिक फ्लेयर पहले तो हंस दिए और उन्होंने कहा कि क्योंकि मैं हूं इसलिए सब कहते हैं। देखो यार, WWE रेसलिंग एक माउंट रशमोर की तरह अगर आप देखोगे ना, तो उस खिताब पर आप खुद नहीं जा सकते। वो एक ऐसी पिक्चर है जहाँ पर लोग आपको इज्जत देते हैं और खुद आपको वहाँ डालते हैं। आप अपनी मर्जी से माउंट रशमोर नहीं बन सकते। तो माउंट रशमोर का मतलब होता है मेरी नजरों में जिन्होंने कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए योगदान दिया हो, जैसे स्टोन कोल्ड, हल्क होगन, द अंडरटेकर ऑफ कोर्स, इवन शॉन माइकल्स। वो तो ग्रेटेस्ट इन रिंग परफॉर्मर ऑफ ऑल टाइम है। मैंने तो बस उनमें से थोड़ा थोड़ा सब कुछ किया। एंड वो लकी समझते हैं खुद को, मतलब रिक फ्लेयर खुद को लकी समझते हैं कि लोग उन्हें बेस्ट समझते हैं, उन्हें बेस्ट की उपाधि दिए बैठे हैं। फिर जब उनसे पूछा कि इन सब बड़े नामों में आपने द रॉक का नाम क्यों नहीं लिया, तो रिक फ्लेयर ने एक और बार कह दिया कि शायद वो नहीं है और यहाँ भी वो हो सकते हैं। यार ग्रेटेस्ट होने का मतलब ये है कि लॉन्गेटिविटी, और मुझे तो ऐसा ही लगता है। देखो द रॉक वाज ग्रेट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी WWE को पूरा टाइम नहीं दिया। आप एक कंपनी में बेस्ट तब माने जाते हो जब आपने उस कंपनी को जमीन से उठाकर आसमानों में पहुंचाया हो, लेकिन द रॉक तो कभी रेसलिंग में रुके ही नहीं उतना। बट यस, जितना भी वो रुके उन्होंने अच्छा काम किया। बट माउंट रशमोर तो मैं उन्हें नहीं कहूंगा, पर उनकी स्किल्स तो अनमैच है। ही इज द ग्रेट वन ऑफ कोर्स, लेकिन मैं उन्हें माउंट रशमोर पे तो नहीं दिखता जहाँ पर स्टोन कोल्ड और द अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार बैठे हैं। वैसे नो ऑफेंस यार, बट मुझे भी कभी कभी रिक फ्लेयर की ऐसी बातें ना अच्छी लग जाती हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा बिजनेस देखा है, 40 साल से भी ऊपर का करियर है, तो अगर वो कुछ कह रहे हैं तो उसे कंसीडर करना तो बनता है। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। ये रिक फ्लेयर के बारे में आपको क्या कहना है? क्या द रॉक सच में माउंट रशमोर नहीं है? कमेंट करके जरूर बता देना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। सो गाइज, आज तो दिल थाम के बैठ जाओ, क्योंकि आज की स्मैकडाउन जो हो रही थी मैडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क से, 14,000 के आसपास लोग आए हुए थे और वो आपको लेकर जाने वाले हैं एक अल्टीमेट रोलर कोस्टर राइड पर। तो ज्यादा टाइम न लगाते हुए आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड कुछ भी शुरू करने से पहले लेट मी से दिस एटलीस्ट वंस, क्योंकि मैं अपने आप को ना रोक नहीं पाऊंगा। सो लेट द ब्लडलाइन सिविल वॉर बिगिंस। हेल यस। सो शो की शुरुआत होती है ऑब्वियसली जिमी एंड जे ऊसो से, जो फुली फायर्ड अप होते हैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री के बाद। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी विक्ट्री को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते, एड्रेस कर पाते, वहाँ पर पॉल हेमन एंड सोलो सिकोवा आ जाते हैं। पॉल हेमन जैसे ही दी ऊसोस को अपने वर्ड वॉर में फंसाने वाले होते हैं, तभी जिमी ऊसो ने कह पड़ते हैं कि यार पॉल हेमन अब चुप हो जाओ। जिसके बाद पॉल हेमन कहते हैं कि यार मुझे कोई नहीं बता सकता कि मैं क्या करूंगा और कब माइक ड्रॉप करूंगा, मैं तो खुद ही अपनी मर्जी का मालिक हूँ। बस उनका इतना ही कहना था कि सोलो सिकोवा ने उनके माइक पर हाथ रख के उनके माइक बंद कर दिया, इससे पहले कि चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। रोमन रेंस वहाँ पर आ जाते हैं। रोमन रेंस रिंग में आते ही सबको एक्नॉलेज करने को कहते हैं एंड कहते हैं कि आप अपनी जगह ठीक है, आपने मुझे पिन कर दिया, बट आई एम स्टिल द ट्राइबल चीफ। एंड ऑडियंस ट्राइबल चीफ की चैंट्स लगाने लगती
जाती है, जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि आप लोगों ने सुना, तुम ट्राइबल चीफ नहीं हो, मैं ट्राइबल चीफ हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे पिन किया या मुझे हरा ही दिया। रोमन रेंस कहते हैं कि ये ट्राइबल कोर्ट भी मैंने ही बुलवाया है, तो क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। जहाँ पे दी ऊसोस क्या पढ़ते हैं कि रोमन रेंस अब तुम हमें पपेट की तरह इधर उधर नहीं नचा पाओगे, अब हमें जहाँ जाना है हम वहीं जाएंगे। रोमन रेंस फिर कहते हैं कि यार ठीक है, आई एम डन हियर, मुझे कभी ब्लड लाइन चाहिए ही नहीं थी, बल्कि ब्लड लाइन को मेरी जरूरत है। मैंने तुम सबको शोल्डर पर लिफ्ट करके पूरी दुनिया दिखाई और तुमने उसका ये सिला दिया मुझे। ठीक है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे टाइटल नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो अपना टाइटल फेंक देते हैं, अपने गर्दन की माला जे ऊसो के गले में डाल देते हैं और घुटनों के बल उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं यही चाहते थे ना तुम। जब सबको लगने लगता है कि दिस इज इट, अब बस सब खत्म हो चुका है, रोमन रेंस जे ऊसो को लो ब्लो लगा देते हैं एंड फिर शुरू होता है गाइस असली घमासान, असली ब्लड लाइन का सिविल वॉर। गाइस इससे धमाकेदार स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकती थी किसी स्मैकडाउन की। मुझे तो याद ही नहीं है कि लास्ट बार इतनी एक्सप्लोसिव स्टार्टिंग कब हुई थी किसी भी शो की WWE में। इस बार फिर से ब्लड लाइन एक दूसरे पर टूट पड़ती है, जो हाथ लगा वही चिमका दिया एक दूसरे के ऊपर। लेकिन इस ब्रॉल के दौरान जिमी ऊसो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं एंड उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। एंड होल्ड ऑन वीडियो से चिपक के बैठ जाओ, ये धमाका भी खत्म होने वाला नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस शेमस के बीच में। मैच तो काफी अच्छा था, लेकिन प्रीटी डेडली के इंटरफेरेंस की वजह से ऑस्टिन थ्योरी अपने टाइटल को रिटेन करने में कामयाब हो जाते हैं एंड आज भी शेमस को कुछ भी नहीं मिलता। देन हमें एक बार फिर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें पहले से ही पता होता है कि स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज एंड मैडिसन स्क्वायर गार्डन हो, फैंस हो और एज का रिटर्न हो, तो लाउडेस्ट पॉप होना तो बनता ही बनता है। एज रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मुझे 25 साल हो गए हैं WWE में, तो उसे सेलिब्रेट करना तो बनता है यार। एंड नेक्स्ट मंथ जब WWE मेरे होम टाउन टोरंटो पे होगी, तो वहाँ हम इस चीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं। जिसके बाद ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि यार एज तुम वापस ही क्यों आए हो, क्यों हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो एज क्राउड की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि यार इनकी वजह से। इसके बाद एज अपने फर्स्ट पेपर व्यू समरस्लैम 1998 को भी मेंशन करते हैं, जिसके बाद ग्रेसन वॉलर बोल पड़ते हैं कि बड़ी बात तो ये है कि आप रिटायर होने वाले हो, मतलब अब हमें आपको MSG में देखने को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो ताली बजाने लगते हैं। जिसके बाद एज कहते हैं कि लास्ट टाइम तुम लंदन में जॉन सीना के सामने थे एंड आज तुम रेटेड आर सुपरस्टार के सामने हो, तो कुछ तो बात जरूर होगी तुम्हारे में। जिसके बाद एज उन्हें एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमें दी वुमेन्स चैंपियन आस्का देखने को मिलती है, जो कहती है कि नो वन इज रेडी फॉर आस्का। जिसके बाद हमें बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर, इवन बेकी लिंच एंड ईओ स्काई भी वहाँ देखने को मिल जाते हैं एंड हमें देखने को मिलता है एक वुमेन्स की तरफ से ब्रॉल। लगता है आज की स्मैकडाउन पूरी ब्रॉल से ही भरी हुई है, क्योंकि इसके बावजूद भी एक बड़ी ब्रॉल आपको इंतजार कर रही है मेन इवेंट में। सो होल्ड ऑन। इसके बाद हमें एजे स्टाइल वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच में एक और रीमैच देखने को मिलता है, जहाँ फिनोमिनल फोरआर्म लगा के एजे स्टाइल को विक्ट्री मिल जाती है। बताने को ज्यादा कुछ यहाँ पे हुआ भी नहीं था। फिर फाइनली हमें ग्रेसन वॉलर का इन रिंग डेब्यूट देखने को मिलता है स्मैकडाउन में अगेंस्ट द रेटेड आर सुपरस्टार एज। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ग्रेसन वॉलर ने बहुत अच्छी फाइट दी एज को, बट एज वी ऑल नो कि एज ने अभी रिटर्न किया था, तो वो हार तो सकते नहीं थे, इसलिए अपना फिनिशर लगाकर वो ग्रेसन वॉलर को हरा देते और मैच को जीत जाते हैं। एंड देन फाइनली ये चीज हमें लीड करती है हमारे मेन इवेंट की तरफ। जिमी ऊसो को इंजर्ड करने के बाद एक बारी फिर से नजर आते हैं जो ट्राइबल चीफ एंड एक बारी फिर रोमन रेंस खुद को एक्नॉलेज करने को कहते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन को। जिसके तुरंत बाद हमें जे ऊसो का म्यूजिक हिट होते हुए नजर आता है एंड वो क्राउड में से अपनी एंट्री लेते हैं जैसे शील्ड लिया करती थी। एंड वो बहुत गुस्सा भी होते हैं क्योंकि उनके ब्रदर जिमी इंजर्ड हो चुके हैं। एंड हमें एक बारी फिर से ऑल आउट ब्रॉल देखने को मिलता है ब्लड लाइन के बीच में। एंड जे ऊसो इतने ज्यादा नाराज होते हैं कि वो रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा पर अकेले ही अटैक कर देते हैं एंड स्टील चेयर लेकर चढ़ जाते हैं दोनों के ऊपर। एंड इन दी एंड जब रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा रिंग को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जे ऊसो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने हाथ में लेते हैं एंड कहते हैं कि अब मैं ही जज हूँ, मैं ही ज्यूरी हूँ एंड मैं ही एग्जीक्यूशनर भी हूँ। एंड वाइजमैन कह दो अपने रोमन रेंस से कि आई एम कमिंग फॉर हिज टाइटल। एंड इसी फायर एंड फायर सिचुएशन के बाद हमारी आज की स्मैकडाउन एंड हो जाती है। वैसे आपको आज के धमाकेदार स्मैकडाउन के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। सो यार, जब से रेंडी ऑर्टन को WWE ने पहले से ही ऑफिशियल कर दिया ना, तो इससे कुछ फैंस तो खुश हो गए, लेकिन वहीं पर कुछ फैंस बहुत ज्यादा नाराज हो गए, ये सोचकर कि सर्वाइवर सीरीज तो 4 दिन में आ ही जाना था, तो WWE ने वेट ही क्यों नहीं कर लिया। तो इस चीज को डिफेंड करने के लिए बुकर टी ने एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि यार देखो, WWE ने उन्हें ऑफिशियल करके बहुत ठीक किया। ये 90s तो है नहीं कि आप किसी का सरप्राइज लास्ट तक सरप्राइज ही रख पाओगे। सोशल मीडिया आजकल इतना ज्यादा ऊपर आ चुका है, पहले से ही सारी स्टोरी लाइन्स एंड चीजें रिवील हो जाती हैं। और रेंडी ऑर्टन भी पहले से स्पॉट किए जा चुके थे शिकागो एनालॉयज में, तो सरप्राइज रखने का कोई मतलब ही नहीं था। इट्स नॉट दैट इजी। और फिर जब आप सबको पता चल ही गया था तो छुपाकर फायदा भी क्या होता। वैसे बात तो बुकर टी ने एकदम बढ़िया ही बोली है। वैसे आपको क्या लगता है, ये जो अर्ली रिवील कर दिया है WWE ने, ये कुछ ठीक था या फिर आपका भी मूड स्पॉइल हो गया? कमेंट करके बताना जरूर। फिलहाल तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। वैसे क्या है ना, मुझे लगता है कि WWE ने सस्ते वाले सूखे नशे करना शुरू कर दिए, क्योंकि सीएम पंक का रूमर कम था, जो ब्रॉक लेसनर भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। एक्चुअली हुआ कुछ यूं कि रूमर्स के मुताबिक अब ब्रॉक लेसनर वो बंदे बनने वाले
वाले हैं जो शिंसुके नाकामुरा का ओपन चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे सर्वाइवर सीरीज में। अब पता नहीं यार ये कहाँ से आ गया, लेकिन हाँ इन सब में एक बंदे की बल्ले बल्ले हो गई, वो है शिंसुके नाकामुरा। सीएम पंक हो या ब्रॉक लेसनर, नाकामुरा कहीं नहीं जाने वाले, वो तो वहीं पे बैठे रहेंगे, कांस्टेंट बने रहेंगे। अब देखते हैं कि आखिर होता क्या है, क्योंकि सबकी नजर अब शिंसुके नाकामुरा के ओपन चैलेंज पर बनी रहेंगी कि कोई बंदा आता भी है या फिर ये सिर्फ ऐसे हॉक्स बना के बैठे हैं। इसके बाद ट्रिपल एच ने अपनी स्टोरी लाइन का राज बताते हुए कुछ इनसाइड एक्सक्लूसिव हम सबके सामने शेयर कर दिए। देखो उन्होंने कहा, मैंने डब्ल्यूडब्ल्यूई में काम करने के लिए 0 से स्टार्ट किया था ताकि मैं सारे लेवल्स को अच्छे से समझ सकूं। मैंने तब भी काम किया जब कोई भी अटेंडेंस में नहीं था, और तब भी काम किया जब 1 लाख लोग रेसलमेनिया को देखने आए थे। वन वे और दी अदर मैं सबका ध्यान रखता हूँ। अपने टाइम के दौरान विंस मैकमैन ने मुझे सिखाया था कि अगर आपको कुछ अच्छा बनाना ही है ना, तो आपको उस पोजीशन पे आके बैठना पड़ेगा ताकि आपको सारी पिक्चर अच्छे से समझ आ सके। एंड मैं तो खुद को फैंस के पर्सपेक्टिव से ही देखता हूँ, ताकि फैंस को जो देखना है मैं उसे ही बुक कर सकूं। इससे फैंस भी इन्वेस्टेड रहते हैं एंड फेलियर होने के चांसेस भी डाउन टू 0 ही हो जाते, कुछ भी नहीं होता। सो मेरा फंडा तो सेम है यार, जो जनता देखना चाहती है उनको वही परोस के दे दो। वैसे ट्रिपल एच ने कह तो दिया, आपको क्या लगता है ट्रिपल एच सच में ऑडियंस की सुनते भी है या नहीं? क्योंकि कभी कभी मुझे तो ऐसा नहीं लगता। सो नेक्स्ट फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन जो होने वाला है फेमस ऑलस्टेट एरिना शिकागो एनालॉयज से, वहाँ के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कुछ चीजें पहले से ऑफिशियल कर दी हैं ताकि सर्वाइवर सीरीज की जो स्पिरिट है ना वो बनाई जा सके। तो सबसे पहले तो हमें ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो दिखाया जाएगा, जहाँ होने वाले हैं स्पेशल गेस्ट नन अदर देन उन्हीं के राइवलरी केविन ओवेंस। टीम डैमेज कंट्रोल अपने सर्वाइवर सीरीज के मैच को एड्रेस करते हुए दिखाई देगी कि वो अपना बिजनेस कैसे हैंडल करने वाले हैं सर्वाइवर सीरीज में। एलडब्ल्यूओ एक बार फिर से अपना फैमिली अफेयर लेकर आ जाएगी कि परिवार टूट रहा है, इसको बचाएगा कौन, कोई तो बचा लो। सर्वाइवर सीरीज का एक छोटा सा इन्वेजन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो रॉ और स्मैकडाउन के बीच में। एंड मेन इवेंट के लिए जजमेंट डे अपने टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। वैसे चीजें तो काफी ज्यादा एक्साइटेड लग रही हैं। अब होप ये शो वैसा डिलीवर भी करके दे दे। नेक्स्ट द मेन इवेंट, जे उसो से जब पूछा गया कि आप अब इसके आगे क्या करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि यार अगर आप मुझसे पूछ रहे हो मेरे पहले सिंगल टाइटल रन के बारे में, तो यार मैं खुश हूँ कि मैं मंडे नाइट रॉ पर हूँ, क्योंकि यहाँ पर गंथर है और गंथर के पास है मेरी फेवरेट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। उस टाइटल को ना गंथर को जब तक रखना है रख ले, आई डू नॉट केयर, क्योंकि जब मेरा टाइम आएगा ना तो मैं उस टाइटल को लेकर ही छोड़ूंगा। देखो मेरे पिताजी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, मेरे अंकल उमागा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन थे, मेरे फेवरेट रेसलर रेजर रमोन एंड शॉन माइकल्स भी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन रह चुके हैं, तो मैं भी कहीं ना कहीं उन्हीं की लेगेसी को फॉलो करना चाहता हूँ। एंड इन फ्यूचर आई विल बी द वन जो गंथर को फाइनली डिथ्रोन करेगा और जीत लेगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। वैसे अगर सच में ऐसा हो रहा है तो चीजें काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है, क्योंकि गंथर इज अ मैन टू बीट एंड जे उसो इज द मैन टू फाइट। मजा तो बहुत आएगा। इन द एंड सर्वाइवर सीरीज के लिए डेक तो पूरी तरीके से सेट किया जा चुका है, बट फैंस की कंप्लेन भी है यार कि चाहे कितना भी अच्छा मैच कार्ड हो, शो तो पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल लग रहा है, क्योंकि कुछ न्यू होने की पॉसिबिलिटी तो ऑलमोस्ट 0 ही है। अब जो एक रिटर्न भी बचा हुआ था ना, वो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने हमारे सामने लाकर रख दिया, तो देखने के लिए ज्यादा कुछ वैसे भी नहीं बचेगा वहाँ पर। ऊपर से भले ही डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सीएम पंक एंड ब्रॉक लेसनर को टीज करना शुरू कर दिया हो, मिक्स में डालना शुरू कर दिया हो, बट रियलिटी तो हम सबको पता ही है डीप डाउन। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक्साइटमेंट ना खत्म ही कर देती हैं। फैंस शो देखने के लिए तो हल्के से एक्साइटेड है, लेकिन गुस्सा भी है कि कुछ नहीं होने भी नहीं वाला। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए तो बस इतना ही। आपको क्या लगता है, सर्वाइवर सीरीज पूरी तरीके से प्रिडिक्टेबल है क्या? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। सो गाइस चलो डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक और बैक स्टेज सेगमेंट को एक्सप्लोर कर लेते हैं। यहाँ बस बात होगी रॉ के बैक स्टेज के बारे में कि यहाँ पे क्या कुछ हुआ, लेकिन अगर आप मेन शो के बारे में जरा भी जानना चाहते हो तो आई बटन पर लिंक शो कर रहा होगा, अभी जाकर उसे चेकआउट कर लेना ताकि आप पूरी तरीके से सीक्वेंस समझ सको। लेकिन फिलहाल के लिए आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। देखो नाइट का सबसे पहला बैक स्टेज सेगमेंट तब आया था जब जे उसो बात कर रहे होते हैं केविन ओवेन से, एंड वो कहते हैं कि यार मैंने जो सुपर किक मारी ना वो बस एक एक्सीडेंट था, जिस पर केविन ओवेंस कहते हैं कि यार मुझे अब जो भी जानना था ना मैंने जान लिया, तू एक काम कर अपने बालों को पर्पल कर ले और जजमेंट डे को ज्वाइन कर ले। इसके बाद हमें इंपीरियम देखने को मिलते हैं जो मस्त अपनी गाड़ी में आ रहे होते हैं और एक एंट्री लेते हैं एंड ब्लैक सूट में होते हैं ताकि गंथर का सेलिब्रेशन ग्रैंड लग सके। देन एक मैच के बाद हमें बायरन सैक्सटन दिखाए जाते हैं जो रकेल रॉड्रिगेज से पूछते हैं कि तुमने ऑलमोस्ट रिया रिप्ली को तो हरा ही दिया था, लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो ने ऐसा होने नहीं दिया। लेकिन आज तो डोमिनिक मिस्टीरियो भी यहाँ पर नहीं है, तो आज कैसे हराओगे तुम उन्हें? जिस पर रकेल कहती है कि वो दूसरों की तरह नहीं है एंड ना वो मामी से डरती है दूसरों की तरह। और आज डोमिनिक मिस्टीरियो भी यहाँ पर नहीं है उनकी हेल्प करने के लिए, इसलिए रियलिटी हमेशा नाइटमेयर से डरावनी होती है। एंड आज रिया रिप्ली स्ट्रॉन्ग नहीं बन सकती, टॉलेस्ट भी नहीं बन सकती और ना इतना गुस्सा दिखा सकती। रिया रिप्ली को आज उन्हीं की मेडिसिन का स्वाद मिलेगा। एंड देख लेना कि आज नाइट में चैंपियन बन के कौन घर जाता है। इसके बाद हमें जैकी दिखाई जाती है जो शेना के साथ होती है। शेना कहती है
कि ज़ोई स्टार्क ने मुझे ऑलमोस्ट इम्प्रेस कर दिया था 10 में से 9 बारी तो। लेकिन जब भी मैं अपने कैराफूडा क्लच लगा देती हूँ ना तो जीत मुझे ही मिलती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने भी सरप्राइजिंग मोमेंट लेके आओ। फिर वहाँ चेल्सी ग्रीन घूमते हुए आ जाती हैं जो अब भी अपना एक टैग टीम पार्टनर ढूंढ रही होती हैं, जिस पर शेना कहती है कि यार इसको तो मैं रिंग में ही देख लूंगी एंड इनको बताऊंगी कि ये पियर्स से कितनी ज्यादा दूर है। फिर हमें पाइपर देखने को मिलते हैं जो चेल्सी के पीछे खड़ी होती हैं एंड चेल्सी कहते हैं यार मैं जानती हूँ कि तुम यहीं पर हो। तो पाइपर उनसे टाइटल छीन लेती है एंड कहती है कि अब मैं मेडिकली क्लियर हूँ एंड ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। जिसके बाद बैक स्टेज में एक्जेवियर वुड्स एंड ड्रू मैकिंटायर दिखाए जाते हैं एंड एक्जेवियर वुड्स कहते हैं कि यार वो जो चेयर शॉट थी मुझे पता है गलती से हो गया, लेकिन तुमने कॉफी किंगस्टन के साथ फालतू बातें क्यों करी। तो ड्रू कहते हैं कि यार मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, अगर कॉफी को कोई दिक्कत है ना तो मर्दों की तरह सामने से बात करे। जिस पर वुड्स कहते हैं कि यार वो मर्दों की तरह ही सामने से आए थे, लेकिन तुमने डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। क्यों तुम जलते हो क्या उनसे? क्योंकि उन्होंने 80,000 लोगों के सामने टाइटल जीता एंड जब ड्रू तुमने टाइटल जीता तो तुम्हें कोई देख भी नहीं रहा था एंड छोटे से परफॉर्मेंस सेंटर में थे तुम। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर उन्हें घूरने लग जाते हैं एंड कहते हैं अगर पिटने का इतना ही मन है ना तो चल रिंग में आ जा, मैं तेरी ये इच्छा भी पूरी कर देता हूँ। फिर हमें जैकी दिखाई जाती है जो अल्फा अकेडमी के साथ होती है एंड वो पूछते हैं कि यार शैम्पा ने तुम्हारी मदद क्यों करी। तो वो कहते हैं कि लास्ट वीक एडम पियर्स ने कहा था कि जाओ और अपनी अपॉर्चुनिटी को लूट लो। ओटिस भी इंपीरियम को पसंद नहीं करते, चैट गेबल भी पसंद नहीं करते और 6 मैन टैग टीम मैच के लिए हमें एक पार्टनर तो चाहिए ही होगा। तो हमें किसी की जरूरत होगी। जिस पर टमासो चैम्पा वहां से चले जाते हैं और गेबल कहते हैं कि मिल गया हमें हमारा पार्टनर, इसका मतलब यस ही है। इसके बाद हमें एक बार फिर से जे उसो देखने को मिलते हैं जो इस बार भिड़ जाते हैं ड्रू मैकिंटायर से एंड इन दोनों के बीच में भी कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स होने लगते हैं। जिसके बाद जे उसो को इतना गुस्सा आ जाता है, वो कहते हैं कि चलो ठीक है यार, अगर मेरे से इतनी दिक्कत है ना तो नेक्स्ट मंडे को देख लेते हैं कि कौन जीतेगा एंड एक तरीके का चैलेंज थ्रो कर देते हैं जे उसो ड्रू मैकिंटायर पर। इसके बाद हमें नाकामुरा एक वीडियो पैकेज में दिखाए जाते हैं और नाकामुरा कहते हैं कि सेथ रॉलिंस एक ऑनरेबल मैन तो हो ही नहीं सकता, वो झूठा है, मैनिपुलेटर है और चीटिंग करता है। उसकी सक्सेस की कहानी तो इसी बात से जान लो कि उस पर जिसने भी भरोसा किया, सेथ रॉलिंस ने हर किसी को धोखा दिया, अपनी फैमिली को शर्मसार कर दिया। बल्कि उनको तो ऐसा लगता है कि जो वीक इंसान होते हैं ना उन्हें स्ट्रॉन्ग के हाथों से मर जाना चाहिए। लेकिन मैं सेथ रॉलिंस को असली कहानी समझाऊंगा और मैं जब भी चाहूंगा ना उनसे उनका टाइटल छीन लूंगा, लेकिन टाइम और जगह मेरी पसंद की होगी। देन हमें एक मैच के बाद जो उसो दिखाए जाते हैं जो फिन बेलर के साथ होते हैं। फिन बेलर कहते हैं कि यार ड्रू और केविन के साथ चीजें अच्छी नहीं हो पाई तो क्या हुआ, हम तो है ना तेरे साथ, जजमेंट डे तेरे साथ है और देख रिया रिप्ले तो तेरी फैन थी कब से, सोचो जरा। एंड इसी कंफ्यूजन के साथ ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट हमें फिर से जजमेंट डे दिखाए जाते हैं जहाँ पर फिन बेलर कहते हैं कि यार हमें ना जे उसो पर प्रेशर डालते रहना चाहिए तभी असली बात बनेगी। जिस पर डोमिनिक मिस्टीरियो कहते हैं कि मामी काश मैं तुम्हारे साथ आज रिंग साइड पर आ पाता। रिया रिप्ली कहते हैं कि यार मैं भी यही सोच रही थी, लेकिन कोई बात नहीं, मामी जीत कर ही घर वापस आएगी। एंड देन हमें देखने को मिलता है नाइट का फाइनल बैक स्टेज सेगमेंट जहाँ पर टिफनी एडम पियर्स के साथ होती हैं एंड एडम पियर्स कहते हैं कि यार मैं शॉन माइकल से बात करूंगा कि मैच से पहले कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग हो सके। फिर बैकी लिंच भी वहां आ जाती हैं जहाँ पर टिफनी कहती हैं कि यार बैकी मैं आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि तुम मेरे टाइटल के पीछे क्यों आ रहे हो। जिस पर बैकी लिंच कहती हैं कि तुम स्ट्रांग हो यार ओलंपियन की तरह एंड एक गॉडेस की तरह बिल्ट हुए हो, लेकिन तुम बहुत ज्यादा डम्ब एंड बेवकूफ हो, तुम्हें सिर्फ फेमस होने के बारे में पड़ी है, तो चलो मैं तुम्हें हराकर इस बार फेमस कर ही देती हूँ। जिस पर टिफनी कहती है कि यार ठीक है, मुझे तुम्हें हराने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एंड डैंग इसी के साथ हमारे रॉ के सारे ही बैक स्टेज सेगमेंट खत्म हो जाते हैं और आपको शायद पता लग ही गया होगा कि मैं इस बैक स्टेज सेगमेंट के लिए एक अलग से वीडियो क्यों बनाता हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। तो गाइस अब क्योंकि फास्टलेन के सारे ही मैच अब फुली लॉक्ड हो चुके हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई ने खुद ही ऑफिशियल भी कर दिया है कि इसके अराउंड अब कोई भी और एडिशन नहीं होगा। तो चलिए फाइनली फास्टलेन के पूरे ही हाल को रैप अप कर ही देते हैं कि कितनी वैल्यू रखता है ये पेपर व्यू। एंड वीडियो को एंड तक पूरा देखना, बहुत सारे सरप्राइजेस आपको देखने मिलेंगे क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सबसे पहले एलडब्ल्यू के चैलेंज को अब एक्सेप्ट कर लिया गया है एंड वो फेस करने वाले हैं बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट को। अब इस मैच के लिए मैं आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इस मैच के 100% विनर होने वाले हैं बॉबी लैशली एंड कंपनी। रीजन इज सिंपल, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को इन्हें इस तरह हराना ही होता ना तो वो कभी बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट को लेकर ही नहीं आते साथ में, और अगर ये हार गए तो इनके साथ रहने का मतलब ही क्या हुआ। सो द विनर इज बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट। नेक्स्ट फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप जहां इयो स्काई अपनी टाइटल को डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर एंड आस्का इन ए ट्रिपल थ्रेट मैच। अब इस मैच को सिर्फ एक ही चीज स्पेशल बनाती है, वो है कायरी सेन का रिटर्न, जिनके सिर्फ 20% चांसेस हैं कि वो फास्ट लेन में अपना रिटर्न कर ही लेंगे। सो टेक इट एज अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कोई एक्सपेक्टेशन
टेंशन लेके मत बैठ जाना, क्योंकि अभी WWE काइली सेन के रिटर्न को थोड़ा सीक्रेट रखना चाहती है। एंड रही बात मैच की, तो ईओ स्काई अपने टाइटल को बड़े ही आसानी से यहाँ पर रिटेन भी कर लेंगी। एंड अभी वो न्यू चैंपियन बनी है यार, तो WWE का कोई इरादा भी नहीं है कि वो उनके हाथों से टाइटल को ले ले। सो द विनर इज ईओ स्काई। नेक्स्ट एले नाइट, जॉन सीना वर्सेस सोलो सिकोवा एंड जिमी ऊसो, द ब्लड लाइन। अब यहाँ गाइस लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंटम, क्योंकि जॉन सीना एंड एले नाइट इतने हैवी मोमेंटम के साथ इस मैच में उतरेंगे ना कि अगर ब्लड लाइन के साथ खुद रोमन रेंस भी होते तो भी एले नाइट एंड जॉन सीना भारी पड़ने लगते टीम के ऊपर। एंड क्योंकि WWE ने ब्लड लाइन को जरा सा होल्ड बैक करने का आइडिया लिया है, तो विनर सीधे सीधे जॉन सीना एंड एले नाइट ही बन जाते हैं। सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा यार, लेकिन अब कोई चमत्कार ही हो जाएगा जो ब्लड लाइन इस मैच को जीत जाएगी, वरना उनको कोई चांस ही नहीं है एले नाइट और जॉन सीना के खिलाफ। सो द विनर इज एले नाइट एंड जॉन सीना। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया यार, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना तो भूल मत जाना, वो तो बनता ही बनता है। मुझे पता है आपको ऐसी वीडियोस, ऐसा कंटेंट कितना ज्यादा पसंद है, एंड आपको पता है हम हर दिन रोज रोज आपके लिए कुछ ना कुछ नया लाते ही रहते हैं, तो चैनल के साथ ऐसे ही बने रहना। एंड हम अपनी 1K फैमिली के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं, तो प्लीज यार उसे जल्दी से करवा दो, क्योंकि अब रहा नहीं जाता। नाउ बैक टू द वीडियो। इसके बाद फॉर द अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप्स, जहां जजमेंट डे अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट कोडी रोड्स एंड जे ऊसो। अब यार ऑन पेपर तो जे ऊसो एंड कोडी रोड्स की टीम अनबीटेबल लग रही है, एंड ऐसा ही होना भी चाहिए, लेकिन चीजें यहाँ ज्यादा सी डिफरेंट हो रखी हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जजमेंट डे के पास डॉम मामी एंड जेडी मैकडोनाल्ड जैसी इंश्योरेंस पॉलिसी भी है। एंड सेकंड, अगर ये नहीं आते ना तो WWE कोडी एंड ऊसो को टाइटल देगी भी नहीं, क्योंकि WWE इनको सिंगल्स रन देना चाहती है। ये दोनों अपने आप में बड़े स्टार है, तो इनको साथ में WWE क्यों ही लेके आएगी। और जे ऊसो तो मंडे नाइट पे आए ही इसलिए ताकि वो अपने सिंगल रन को आगे देख सके। टीम के लिए तो WWE ने इनके लिए कुछ सोचा भी नहीं था। तो वन वे और दी अदर जजमेंट डे इस जजमेंट को तो सर्वाइव कर ही लेगी, नो मैटर व्हाट। वैसे एक चीज और भी है इसके अराउंड जो मैं सोच रहा हूँ, लेकिन इसके लिए तो आपको अगले मैच के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि इन दी एंड द लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, सेथ फ्रीकन रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामोरा। एंड गाइस, ना जाने कितनी बार अब मुझे ये कहना पड़ेगा, बट सेथ रॉलिंस अब भी क्लियर फेवरेट है इस मैच को जीतने के लिए। शिंसुके नाकामोरा का कोई चांस ही नहीं बन रहा कि वो जीत भी जाए। एंड जब जब सेथ रॉलिंस को ऐसी इंजर्ड वाली कंडीशन मिली है ना, वो हमेशा जीतते हो ही आए हैं। अगर हम इतिहास से कुछ लेसन उठा लेना, तो वो बैक इंजरी के चलते उन्होंने ब्रॉक लेसनर तक को हरा दिया था समरस्लैम में कुछ साल पहले। तो यार नाकामोरा चीज ही क्या है। सो द विनर इज सेथ रॉलिंस। इसके अलावा एक वाइल्ड टेक और ये भी है कि अगर जजमेंट डे अपने टाइटल्स को कोडी रोड्स एंड ऊसो के हाथों हार जाती है कैसे भी करके, तो डेमियन प्रीस्ट अपना ब्रीफकेस कैश करने यहाँ जरूर आएंगे, मार्क माय वर्ड्स। एंड उसी का मैं वेट भी कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच में लड़ते लड़ते सेथ रॉलिंस पूरी तरीके से घिस चुके होंगे, एंड यही डेमियन प्रीस्ट का सबसे बेस्ट चांस होगा अपने टाइटल को कैश इन करने का। अब देखते हैं कि फास्ट लेन में हमें और क्या देखने को मिलता है, क्योंकि WWE ने यहाँ पे सिर्फ 5 मैचेस को बुक किया हुआ है, तो कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पकी रही होगी WWE के बीच में। ऐसा थोड़ी ना इतने कम मैचेस रखेंगे। सो दैट इज इट गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मेरी इस फास्ट लेन की प्रेडिक्शन के बारे में आपका क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। सो गाइस, फास्ट लेन अब बस एक ही हफ्ता दूर है, एंड अभी रॉ एंड स्मैकडाउन का गो होम एडिशन होना भी रह रहा है, लेकिन ऑलमोस्ट सारे ही मैच ऑफिशियल हो चुके हैं, लॉक्ड हो चुके हैं। तो वक्त आ गया कि देख लिया जाए कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या कोई सरप्राइज रिटर्न हो रहा है या नहीं, एंड कौन घर लेके जाएगा द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो अगर शौक खाने का शौक है ना आपको, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं नाया जैक्स के बारे में। तो देखो, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये रिया रिप्ली से लड़ेंगी वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए, लेकिन यार मुझे ऐसा नहीं लगता। चीज काफी क्लियर है, अगर नाया जैक्स रिया रिप्ली के साथ लड़ती भी है ना, तो WWE कंफ्यूजन में रहेगी कि जिताना किसे है। रिया रिप्ली इतने हैवी मोमेंटम के साथ तो पहले से ही है, एंड नाया जैक्स ने भी रिटर्न किया, तो WWE ने कमजोर कैसे दिखा सकती है। लेकिन अगर फिर भी नाया जैक्स को बुक करना है ना, तो WWE यहाँ तो रखेल रॉड्रिगेज के साथ रखेगी और यहाँ तो शेना बेजलर के साथ। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है यार, नो मैटर कोई भी अपोनेंट हो, अभी तो नाया जैक्स को ही जीतना है। तो मैं पहले से उन्हें चूज कर रहा हूँ कि वो ही मैच को जीतकर सामने आएंगी, चाहे अपोनेंट कोई भी हो। इसके बाद LWO वर्सेस बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट। हालांकि ये मैच में भी WWE ने पेपर्स पर ऑफिशियल तो नहीं किया है, लेकिन पिछले स्मैकडाउन में हमने देख लिया था कैसे रे मिस्टीरियो ने बैकस्टेज में चैलेंज ही ठोक दिया था बॉबी लैशली एंड कंपनी को। तो ये मैच कहीं ना कहीं बुक तो हो ही जाएगा, अभी तो स्मैकडाउन को भी आना है, हो सकता है तभी हो जाए। तो अगर ये मैच हो रहा है फास्ट लेन में, तो मैं तो आपको क्लियर ही बोल रहा हूँ, बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट ही जीतेंगे। रीजन यहाँ पे क्लियर है कि यार जब इनको जिताना ही नहीं है तो सबको ज्वाइन क्यों किया एक साथ। एंड हमने देखा है कैसे स्ट्रीट प्रॉफिट एंड बॉबी लैशली के बीच में आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। तो अगर इन लोगों को एक सॉलिडिफाइड स्टेटमेंट चाहिए, तो LW को इन्हें हराना ही होगा।
होगा एंड मुझे पक्का पता है कि WWE बॉबी लैशली एंड कंपनी को ही जिताएगी, भले ही LWO सबकी कितनी भी फेवरेट हो। सो द विनर इज बॉबी लैशली एंड कंपनी। इसके बाद गंथर भी अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे अगेंस्ट टमासो ciampa। वैसे ये मैच तो मंडे नाइट रॉ को भी हमें देखने को मिल ही जाएगा, लेकिन एक नॉन टाइटल मैच होगा। लेकिन अगर फास्ट लेन में गंथर को बुक कर रहे हैं टमासो ciampa के साथ, जो कि करना ही चाहिए, तो मैं फिर से कहूंगा गाइस, गंथर का भी जो रेंज चल रहा है ना 500 डेज का, आप उसे रोक ही नहीं सकते। और ना WWE का कोई प्लान है कि कैसे भी करके गंथर हार जाए। तो अभी 30 से 50 दिन तक तो कोई चांस ही नहीं है कि गंथर अपने बेल्ट को लूज ही कर दे, क्योंकि अभी उन्हें क्राउन जूस में भी जाना है एज अ चैंपियन। तो चाहे टमासो ciampa हो, ब्रॉन्सन रीड हो, चाहे चैड गेबल ही हो, गंथर को कोई नहीं हराने वाला भैया। इसके बाद इयो स्काई अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप डिफेंड करेंगी इन ए ट्रिपल थ्रेट मैच अगेंस्ट आस्का एंड शार्लेट फ्लेयर। अब अगर इस मैच को जरा भी ध्यान से देखे ना, तो मेरे को लगता है सारी चीजें पहले से ही कवर हो रखी हैं। देखो इयो स्काई अभी 1 से 2 महीने पहले बेल्ट जीती है अपना मनी इन द बैंक कैश करके, तो कोई चांस ही नहीं है कि WWE हाल फिलहाल में उन्हें इस तरह हरा देगी। और अगर WWE ने उनको हरा भी दिया ना, तो यार ये कुछ इतना ही बुरा होगा जितना डॉल्फ ज़िगलर को निकाल के WWE ने बुरा किया। कोई चांस ही नहीं है, कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि इयो शिराय को अभी सिंगल्स टाइटल रन रखना बहुत जरूरी है। और अभी तो उनके साथ डैमेज कंट्रोल भी चिपकी हुई है, और मुझे लगता है WWE काफी समय तक अभी इयो स्काई के हाथ में बेल्ट रखने वाली है, क्योंकि हम आस्का को भी बेल्ट रखे हुए देख चुके हैं। बियांका बिलेयर शायद हो सकता है अगर रिटर्न करे तब इयो स्काई से लड़ ले, एंड शार्लेट फ्लेयर को WWE बेल्ट नहीं देने वाली, क्योंकि सब लोग पक गए हैं शार्लेट फ्लेयर को देख देख के, एंड ये बात WWE भी कहीं ना कहीं जानती है। तो अगर ये मैच होता है, और जो कि ये हो ही रहा है, तो मेरी तरफ से इयो स्काई एक बार फिर से अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगी। सो द विनर इज इयो स्काई। इसके बाद गाइस LA नाइट एंड जॉन सीना फाइनली एक टैग टीम में आ चुके हैं, एंड वो फेस करेंगे ब्लड लाइन के 2 मेंबर्स को, सोलो सिकोवा एंड जिमी यूसो। अब यार यहाँ पर चीजें एकदम क्लियर रखो, चाहे चीटिंग हो, चाहे कुछ हो, और चाहे पॉल हेमन कितनी भी बकैती काट ले, यहाँ पर जीतना तो LA नाइट एंड जॉन सीना को ही है। यार उनका जो मोमेंटम है ना, आपको किसी भी हद में लग रहा है कि ब्लड लाइन कुछ कर भी पाएगी? हाँ मैं जानता हूँ ब्लड लाइन का जो इतिहास है वो बहुत ज्यादा फैला हुआ है, और आज से पहले तो उम्मीद भी नहीं की जा सकती थी कि ब्लड लाइन किसी से हारेगी भी। ऊपर से दी इन्फोर्सर सोलो सिकोवा, जो भाई अनडिफीटेड रह चुके हैं कितने टाइम तक। तो आपको क्या लगता है ऐसा कभी हो सकता है उनके लिए? और मैं जानता हूँ अभी तक ये चीज पॉसिबल नहीं थी, लेकिन यार यहाँ पे क्लियर फेवरेट है LA नाइट एंड जॉन सीना। सारे पहले से ही मान के बैठे कि इनको तो हारना ही नहीं है, और ऐसे ही कुछ होके भी रहेगा। भले सोलो सिकोवा एंड जिमी यूसो अपना कितना भी दिमाग लगा ले, लेकिन द विनर विल बी LA नाइट एंड जॉन सीना। और हम सब जानते हैं गाइज कि 13 अक्टूबर स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस आने वाले हैं, और यही स्टोरी वहां से कंटिन्यू भी हो जाएगी, जब रोमन रेंस ये कहेंगे कि भाई एक तो तुमने मेरे ऑर्डर्स की नाफरमानी करी, और ऊपर से LA नाइट और जॉन सीना से भी हार गए, जिनको मैं पहले से ही हरा चुका हूँ। तो ये चीजें आगे रोमन रेंस के लिए कवर भी हो जाएंगी, और चीजें सीक्वेंस और इक्वेशन बनाने लगेंगी। इसलिए किसी भी हाल में LA नाइट एंड जॉन सीना हार ही नहीं सकते। सोलो सिकोवा एंड जिमी यूसो दी ब्लड लाइन को इस बार धूल चाटनी ही पड़ेगी। एंड इन दी एंड गाइज आई थिंक सबसे एंटिसिपेटेड मैच है नाइट का, सेथ रॉलिंस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप इन ए लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच। और यार यहाँ मैं आपसे क्या ही बताऊं, अगर मैं फेवरेटिज्म की बात करूँ ना, तो अभी भी फैंस में सबसे ज्यादा फेवरेट सेथ रॉलिंस ही हैं, 80% चांसेस के साथ कि वो अपने टाइटल को रिटेन कर लेंगे। एंड ये मैच बनाया भी कुछ इसी हिसाब से है कि सेथ रॉलिंस पूरी तरीके से इनविंसिबल लगे और ज्यादा पावरफुल लग सके टाइटल के साथ, कि उनको कोई हरा ही नहीं सकता। तो इसीलिए अगर मुझे विनर चूज करना हुआ तो दिल पे पत्थर रख के यार मैं सेथ रॉलिंस को ही चूज करूंगा कि इन दी एंड वो ही जीत जाएंगे। अब देखो यार, शिंसुके नाकामुरा मेरे पर्सनल फेवरेट तो नहीं है, लेकिन वो जितनी बार इतने क्लोज आके पीछे गए हैं ना, बुरा तो लगता है यार। और मुझे लगता है कि वो जिस पॉइंट पर है अब उन्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप दे ही देनी चाहिए, ताकि सेथ रॉलिंस को जो बैक इंजरी है उस बैक इंजरी का वो इलाज करा सके और एक नया चेहरा दिख सके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए, क्योंकि अभी भी नाकामुरा ने एक बड़ी चैंपियनशिप नहीं जीती है। तो अगर यहाँ भी नहीं जीतेंगे तो कहाँ जीतेंगे भाई? लेकिन फिर भी हम सब जानते हैं यार, इन दी एंड सेथ रॉलिंस विल स्टैंड टॉल और वही अपनी चैंपियनशिप को जीतकर वापस जाएंगे। सो दैट्स इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको इन सारे मैचेस के बारे में क्या कहना था? आपके ओपिनियंस मेरे से थोड़ी अलग है क्या? कमेंट करके बताना आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। सो गाइस, एक छोटे से ब्रेक के बाद हम फाइनली वापस आ चुके हैं WWE की अपडेट्स लेकर। तो आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी ओंटारियो कैलिफोर्निया टोयोटा अरीना से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। तो चलिए आज नजर मार ही लेते कि हमें यहाँ पे क्या क्या देखने को मिला। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स, सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो जैसा कि हम जानते ही थे कि शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होनी है थी अमेरिकन नाइटमैन कोडी रोड से। वो सभी का वेलकम करते हैं एंड खुद को अपने साथ जुड़ने को कहते हैं। फिर वो कहते हैं कि यार मैं कुछ हफ्तों से जे उसो के बारे में बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूँ कि अगर जे उसो यहाँ आ गए ना तो स्मैकडाउन में कोई ना कोई बंदा पक्का जाएगा।
देखो ट्रेड कंपनसेशन तो होना ही होना है। वैसे लॉकर रूम में बहुत सारे नाम है जो वहाँ जा सकते हैं और बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं कि कोडी रोड्स जे उसो को यहाँ लेकर क्यों आया, क्या दोस्ती है इनके बीच में। तो यार मैं क्लियर कर देता हूँ, दोस्ती जैसा तो यार कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई थर्ड पार्टी चीजें नहीं होनी चाहिए, कोई थर्ड इनिंग नहीं होनी चाहिए। देखो मैं यहाँ खड़े होकर देखने नहीं वाला था कि 3 लोग आकर कैसे एक बंदे पर भारी पड़ते हैं और उसको डिसीजन देने को कहते हैं। हर पर्सन अपना डिसीजन यहाँ पर खुद लेगा और सही डिसीजन तो ये है कि अब जजमेंट डे को एंड हो जाना चाहिए। ये इतिहास का सबसे टॉक्सिक ग्रुप बन चुका है। अब इतना सुनते ही वहाँ जजमेंट डे आ जाती है। बैलर कहते हैं कि रोड्स तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, तुम बार बार हमारे बिजनेस में टांग क्यों अड़ाने लगते हो। हमने तो बस ऑफर किया जे उसो को कि हमारे साथ मिल जाए, किसी तरीके की जबरदस्ती नहीं करी। जिस पर डॉम डॉम कहते हैं कि रोड्स तुमने हमारी जितनी भी डिसरिस्पेक्ट करी है ना, उसका तुम्हें पे करना पड़ेगा। इस पर कोडी रोड्स कहते हैं कि यार तुम रिंग में क्यों नहीं आ जाते एंड पता लगा लेते हैं कि किसने किसकी डिसरिस्पेक्ट करी। और आज तो तुम तीनों अपने टाइटल्स को डिफेंड भी करने वाले हो एंड कैसा लगेगा जब मामी वापस आएंगी एंड तुम तीनों के पास कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ खाली हाथ होंगे। तो डॉम डॉम कहते हैं कि मामी का नाम अपने मुंह से लेकर मत दिखाना दोबारा से, इस रिंग में तुम उसका नाम नहीं ले सकते। लेकिन इससे पहले ही जजमेंट डे कोडी रोड्स पर अटैक करने वाली होती है और अपना नंबर गेम चलाने वाली होती है कि तभी केविन ओवेंस, सैमी ज़ेन एंड जे उसो वहां पर आ जाते हैं, जिसके बाद हमें जेडी मैकडोनाल्ड भी वहां पर दिखाई दे जाते हैं एंड हमें एक ऑल आउट ब्रॉल देखने को मिलता है एंड सारे ही अच्छे लोग मिलकर जजमेंट डे को आज साफ कर देते हैं, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। देन हमें नाइट का सबसे पहला मैच देखने को मिलता है ओटिस वर्सेस ब्रॉन्सन रीड के बीच में, जहां हैवी मोमेंटम के चलते अपना फिनिशर लगाकर ब्रॉन्सन रीड बड़ी आसानी से मैच को जीत भी जाते हैं। नेक्स्ट एक बैक स्टेज सेगमेंट के बाद हमें टमासो ciampa लडविग काइजर का मैच देखने को मिलता है। यहाँ ज्यादा कुछ बताने के लिए है नहीं, जियोवानी विंची ने इन्वॉल्व होने की कोशिश तो करी बट अपना हाई नहीं लगाकर टमासो ciampa मैच को जीत जाते हैं। इसके बाद हमें टेगन नॉक्स वर्सेस नटालिया के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है, जहाँ रिंग साइड पर बेकी लिंच भी होती हैं। लेकिन आई डू नॉट नो व्हाट्स रॉन्ग विद नटालिया, क्योंकि वो आज भी नहीं जीत पाई, बड़ी आसानी से मैच को हार जाती हैं एंड टेगन नॉक्स विनर बन जाती हैं। इसके बाद हमें सेथ रॉलिंस का भारी भरकम प्रोमो दिखाया जाता है, जहाँ वो फैंस के साथ एंजॉय करते हुए कहते हैं कि यार कैसे हो आप सब, मेरे को आपके साथ ना गेम खेलना है एंड अगर आप थक चुके हो नाकामुरा को अटैक करते हुए देखकर तो चलो मेरा गाना गाओ, और अगर आपको लगता है ना कि मुझे अपने टाइटल को डिफेंड करना चाहिए तो और जोर से गाओ एंड सारी ऑडियंस ऐसा ही करने लगती है। तो रॉलिंस कहते हैं कि यार अगर आपने हामी भरी दी है तो मैं रोकने वाला कौन होता हूँ। अब बस एक चीज रह गई है कि अगर नाकामुरा लड़ना चाहते हैं ना तो ये उनका लास्ट चांस है, वो अभी आए और मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट कर ले, उनको कुछ करना चाहिए और ये उनका आखिरी चांस है। और अगर वो यहाँ नहीं आते तो हम मूव ऑन कर जाएंगे। बहुत से लोग मुझसे लड़ना चाहते हैं, एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं, हम नाकामुरा पर टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी नाकामुरा टाइटन ट्रॉन पर आ जाते हैं, जिनको टोकते हुए सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई अब जगह और वक्त बताओ आपको कब लड़ना है, हम बिल्कुल तैयार हैं। तो नाकामुरा कहते हैं कि यार तुम कितना डिमांड करते हो, एक तो तुम्हारी बॉडी वैसी खराब हो रही है, ऊपर से तुमको लड़ना भी और मुझसे मार भी खानी है। सेथ रॉलिंस तुमने अपने सारे कार्ड दिखा दिए हैं बट मेरे कार्ड्स अभी आना बाकी हैं, मैंने इंतजार किया सही समय का। फास्ट लेन में नाकामुरा उनके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड वो कहते हैं कि लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच लड़ेंगे हम लोग और देख लेंगे कि कौन बाहर जाएगा चलते हुए। एंड ये तो मैंने आपको बताया ही था कि WWE इनको एक स्टिपुलेशन तो जरूर देगी और ऐसा ही आज हमें देखने को भी मिल गया। सेथ हंसते हुए कहते हैं कि एक लास्ट मैन स्टैंडिंग मुझे एक्सेप्ट है, 2 आदमी लड़ते हुए आएंगे और सिर्फ एक ही चलकर जाएगा। बहुत खूब नाकामुरा। लेकिन नाकामुरा ने अपनी लाइफ की यहीं पर सबसे बड़ी गलती कर दी। उसको लगता है कि मेरी बैक वीक है, उसे लगता है कि वो मुझे मारेगा और मजबूर कर देगा मेरी बेटी को कि वो मुझ पे शर्म करे। तो उनको एक बात नहीं पता कि मेरी बैक मेरी वीकनेस नहीं मेरी स्ट्रेंथ है। मेरी फैमिली मुझ पे शर्म नहीं करती, वो मुझसे बहुत प्यार करती है और वो ये भी जानती है कि मैं रेसलिंग से कितना प्यार करता हूँ। नाकामुरा नहीं जानते कि मेरा हर स्टेप मेरे पिछले स्टेप से ज्यादा क्रेजी होता है एंड यही चीज मुझे बेस्ट इन द वर्ल्ड बनाती है। लास्ट मैन स्टैंडिंग में कोई एक ही चल कर जाएगा एंड वो इंसान कोई और नहीं बल्कि द रेवोल्यूशनरी द आर्किटेक्ट सेथ रॉलिंस ही होने वाले हैं। एंड ये अननेसेसरी भारी भरकम सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है। देन हमें ड्रैगन ली वर्सेस डॉम डॉम के बीच में भी एक मैच देखने को मिलता है फॉर द नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप, जहां सरप्राइजिंगली बिना मामी की मदद के डॉम डॉम अपने मैच को जीत जाते हैं, अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं। ड्रैगन ली को यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। देन हमें नया जैक्स दिखाई जाती है जिनके साथ माइकल कोल होते हैं एंड माइकल कोल उनसे पूछते हैं कि जब से तुम आई हो ना सब पर अटैक करे जा रही हो, सबको टारगेट करी जा रही हो, लेकिन ऐसा क्यों। लेकिन नया जैक्स यहाँ पर कहती हैं कि यार मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं बैडेस्ट ह्यूमन इन WWE हूँ। मुझे लगा मामी, पाइपर, रकेल रॉड्रिगेज या कोई तो मेरे जितना स्ट्रांग होगा, लेकिन वो सब वीक थे, इसलिए मैंने एक के बाद एक सबको बर्बाद कर दिया एंड उन्हें तो बर्बाद होना ही था क्योंकि मैं नया जैक्स हूँ।
तभी वहाँ पर ज़ोई स्टार्क आ जाती है और उनको मैच के लिए चैलेंज कर देती है, जिसके बाद हमें ज़ोई स्टार्क वर्सेस नाया जैक्स के बीच में एक मैच देखने को मिलता है। एंड ऑब्वियसली हैवी मोमेंटम के चलते नाया जैक्स बड़ी आसानी से मैच को जीत भी जाती है। देन हमें एक अननेसेसरी द मिस टीवी का सेगमेंट देखने को मिलता है, जहाँ स्पेशल गेस्ट होते हैं ड्रू मैकिंटायर। मिज उनसे कहते हैं कि यार तुमने जिस तरीके से जे उसो को वीडियो के बीच में फेंक दिया ना, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा और मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरे जैसे बनते जा रहे हो। वो कहते हैं कि यार हम एक जैसे ही तो हैं, किसने सोचा होगा कि तुम जे उसो को इस तरीके से छोड़कर चले जाओगे। ये तो एक मिस का मूव है। तुम भी मेरी ही तरह कंपनी की बैकबोन बने पड़े हो बहुत से सालों से, लेकिन तुम्हें सिर्फ हार ही मिलती है। सी तुम बेस्ट बन सकते थे पर तुम नहीं बने। क्लैश एट दी कासल में जीत सकते थे लेकिन ब्लड लाइन आ गई। तुम बैटमैन हो यार जिसने कोडी रोड्स सुपरमैन बनाया है, लेकिन फिर भी देखो तुम कोडी रोड्स के पीछे ही खड़े हो। इससे पहले कि ड्रू मैकिंटायर अपनी सफाई में कुछ कहते, न्यू डे वहां पर आ जाती है एंड न्यू डे कहती है कि हमें नहीं पता था ड्रू मैकिंटायर कि तुम डरपोक हो। हम तुम्हें बिग डी कहा करते थे, लेकिन तुम तो श्रिंक होते जा रहे हो। लगता है स्वॉर्ड अब ढीली हो चुकी है और चीजों को खत्म नहीं कर सकती। जिस पर ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि बेटा मुझसे उम्मीद रखते हो तुम कि मैंने काम नहीं किया, मैं तो वहाँ पे सब कुछ कर बैठा था, लेकिन तुम तो वहाँ थे ही नहीं। मिस सबको इंटरप्ट करते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर उन्हें चुप करा देते हैं कि मुंह बंद रख ले। देखो कोडी रोड्स ने बहुत मैसा फैला दिया है एंड मुझे ही यहाँ पर चीजों को साफ सुथरा करना था, ऐसा ड्रू मैकिंटायर कहते हैं। कॉफी किंगस्टन कहते हैं कि माना कि यार तुम्हें उनसे बदला लेना था, माना कि ब्लड लाइन के साथ मिलकर जेउसो ने बहुत कुछ गलत किया है, लेकिन लास्ट वीक एक सही समय नहीं था बदला लेने का। जेउसो तो चीजें ठीक ही कर रहे थे, लेकिन मिस इसमें एक बार फिर से इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार ड्रू मैकिंटायर उन्हें गुस्से में ग्लास को किस लगा देते हैं एंड कॉफी किंगस्टन को एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं कि आजा देखते हैं किस में कितना है दम। जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर कॉफी किंगस्टन को एक मैच में बड़ी आसानी से हरा देते हैं एंड मैच को जीतकर ये साबित कर देते हैं कि वो ही एकदम सही सोच रहे थे। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती हैं हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां डेमियन प्रीस्ट एंड फिन बैलर अपनी टैग टीम टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन। अब गाइस इस मैच की प्रेस्टीज ना काफी हद तक एंड ही हो गई है, क्योंकि न जाने डब्ल्यूडब्ल्यूई कितनी बार इन्हीं सुपरस्टार्स को हमें लड़ते हुए दिखाई जा रही है, सेम मूव्स और सेम चीजें, लेकिन इस मैच में सारे के सारे ही लोग ना इन्वॉल्व हो जाते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो, जेडी मैकडोनाल्ड और बाकी सारे लोग भी, कोडी रोड्स भी वहां होते हैं, इवन जे उसो भी वहां पर आ जाते हैं। लेकिन मैच के एंडिंग मोमेंट्स में जब सैमी ज़ेन अपनी हिलुवा किक लगाकर चीजें रैप अप करने वाले होते हैं ना, तो जेडी मैकडोनाल्ड उन पे टैग टीम टाइटल से अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जजमेंट डे अपने टाइटल्स को रिटेन कर लेती है और केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन को हरा देती है। एंड डैंग, इसी कंफ्यूजन, सेलिब्रेशन और अपसेट के साथ आज की मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आज के शो के बारे में आपका क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। सो गाइस आज की मंडे नाइट रॉ जो हो रही थी ओमाहा ब्रेस्का ची हेल्थ सेंटर से, वो फाइनली एंड हो चुकी है। ऑफ कोर्स ये एक फास्ट लेन का फॉल आउट शो होने वाला था एंड 2 बड़े चैंपियनशिप मैच भी आज आपका इंतजार कर रहे हैं, तो वीडियो एंड तक पूरा देखना, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो देखो यार, शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है द स्टील वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन सेथ रॉलिंस से। सेथ रॉलिंस पहले तो सभी का वेलकम करते हैं और कहते हैं कि यार आज ना मैं एड्रेनालाइन रश फील कर रहा हूँ, क्योंकि कल क्या भयंकर मैच लड़ा मैंने, लास्ट मैन स्टैंडिंग मैच शिंसुके नाकामुरा के खिलाफ। शिंसुके नाकामुरा मुझे मेरी लिमिट तक लेके गए। मैच में बहुत बार तो ऐसा पॉइंट भी आया जब मुझे ऐसा लगा कि मैं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। मुझे ऐसा भी लगा कि यार मैं अपना शिंसुके नाकामुरा को और डाउन नहीं रख सकता, वो जीत ही जाएंगे, लेकिन कैसे भी करके मैं चीजों को खत्म करने में कामयाब रहा। लेकिन मैच के बाद जब आप सब मेरा थीम सॉन्ग गा रहे थे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड हूँ। पर जब सारी चीजें एंड हुई और मेरा एड्रेनालाइन शांत हुआ, तो मुझे समझ आया कि मेरी बैक में अभी भी दर्द हो रहा है, पर मैं ना इससे कोई टाइम ऑफ नहीं लेने वाला। मैं एक फाइटिंग चैंपियन हूँ यार, मैं कैसे चुप बैठ सकता हूँ। लेकिन तभी ड्रू मैकिंटायर वहाँ आ जाते हैं, जहाँ सेथ उनसे आते ही क्या देते हैं कि यार तुम पार्टी के लिए तो नहीं आए हो, हम सब जानते हैं, तुम्हें एक वर्ल्ड टाइटल मैच चाहिए ना, चलो फाइन, मुझे एक्सेप्ट है तुम्हारा चैलेंज, बस मुझे 10 मिनट दो, मैं रेडी होकर आता हूँ। तो ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि अरे यार रिलैक्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, पार्टी अब भी जारी है। मैं चाहता तो तुमसे बैक स्टेज लड़ सकता था, कहीं भी लड़ सकता था, लेकिन एज वी ऑल नो कि तुम 100% नहीं हो, एंड मैं चाहता हूँ कि जब हम लड़ें तो कोई एक्सक्यूजेस ना हो, इसलिए हाउ अबाउट अ मैच यू वर्सेस मी एट क्राउन जूल्स। सेथ कहते हैं वैसे मुझे आदत नहीं है कि कोई चैलेंजर मेरे सामने आकर मुझे सामने से चैलेंज कर दे, लेकिन मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। ड्रू मैकिंटायर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन सेथ कहते हैं कि यार ड्रू, तू एक बैंड का पार्ट था ना, ऑब्वियसली वो 3MB को रेफर कर रहे थे, तो क्यों ना तू भी पार्टी में ज्वाइन हो जा और हमारे साथ गाना गाने लगे। लेकिन ड्रू मैकिंटायर तो रुकते नहीं है, लेकिन तभी वहां पर डेमियन प्रीस्ट आकर सेथ रॉलिंस पर अटैक करने लग जाते हैं। ड्रू मैकिंटायर ये सब देख तो रहे होते हैं, लेकिन सेथ की हेल्प करने नहीं आते। इसके बाद डेमियन प्रीस्ट डॉम को कहते हैं कि यार मेरा ब्रीफकेस लेकर आओ, चलो कैश करते हैं। पर रैंप पर अभी भी ड्रू मैकिंटायर खड़े होते हैं, जो डॉम को बीच में ही रोक देते हैं। इनके बीच में थोड़े से आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन वो मनी इन द बैंक लेते हैं और ड्रू मैकिंटायर से दूर
दूर फेंक देते हैं और कैश इन नहीं होने देते, जिसके बाद सेथ रॉलिंस भी चार्ज हो जाते हैं एंड डेमियन प्रीस्ट पर खड़े होकर अटैक करना शुरू कर देते हैं, उन्हें रिंग से खदेड़ देते हैं एंड ये सेगमेंट यहीं पर एंड हो जाता है और आज भी कोई कैश इन नहीं हो पाता। इसके बाद हमें नाइट का सबसे पहला मैच दिखाया जाता है, कॉफी किंगस्टन एंड आइवार, एक वाइकिंग रूल्स मैच। यहाँ बताने के लिए यार लिटरली कुछ भी नहीं था। आइवार बड़ी ही आसानी से कॉफी किंगस्टन को हराकर मैच को डिसमिस कर देते हैं एंड एक टाइम फिलिंग मैच यहीं खत्म हो जाता है। देन हमें दी रिटर्निंग रकेल रॉड्रिगेज वर्सेस नाया जैक्स के बीच में भी एक मैच दिखाया जाता है, लेकिन इससे पहले कि मैच अपने किसी भी अंजाम पर पहुंचता, रिया रिप्ली इस चीज में ऐड हो जाती है एंड डिस्क्वालिफिकेशन विनर हो जाती है रकेल रॉड्रिगेज। चीजें थोड़ी सी संभलने वाली होती है, तभी वहाँ पर शेना बेजलर आ जाती है एंड ये सारी लेडीज एक बार फिर से लड़ने लग जाती है, ब्रॉल करने लग जाती है। लेकिन आज तो फाइट की लास्ट लाफ शेना बेजलर को मिलती है एंड वो ही अपनी हाई ई लगाकर सबके सामने खड़ी रहती है। नेक्स्ट हमें रिंग में माइकल कोल दिखाए जाते हैं, जो द न्यू टैग टीम चैंप्स जे उसो एंड कोडी रोड्स का वेलकम करते हैं। कोल कहते हैं कि यार कैसा लग रहा है वर्ल्ड चैंपियन बनके, यार मुझे तो घूस बम्स आ गए तुम्हारे मैच को कॉल करने के बाद। जे उसो कहता है भाई बहुत मजा आ गया, एक बार ही फिर से मैं चैंपियन बन गया हूँ। कोडी रोड्स जे उसो को रॉ पर लेके आए एंड अभी तो उन्हें 2 महीने भी नहीं हुए थे एंड वो टैग टीम चैंपियन बनकर सबके सामने आ गए। फिर कोल कहते हैं कि यार तुम अपने टाइटल को अब हर जगह डिफेंड करोगे ना, मैं जानता हूँ, लेकिन ओरिजिनल प्लान तो फिनिश द स्टोरी वाला था यार। उसके बारे में क्या हुआ? हम सब ने कोडी रोड्स तुम्हारी डॉक्यूमेंट्री देखी है, कैसे तुमने रॉयल रंबल जीता एंड रोमन रेंस को चैलेंज किया लेकिन उसे हरा नहीं पाए। तो क्या तुम कहीं डर तो नहीं गए कि तुम दोबारा उसके सामने जाकर फेल हो जाओगे? इससे पहले कि कोडी रोड्स अपना लॉन्ग एक्सप्लेनेशन देते कि सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस वहां पर आ जाते हैं। अजीब बात ये थी कि हमें सैमी ज़ेन का वही पुराना थीम सॉन्ग सुनाई देने को मिलता है जो ब्लड लाइन में था। कुछ सैमी ज़ेन भी इसे नोटिस करके कहते हैं कि यार बहुत टाइम से मैंने खुद नहीं सुना था ये। देखो सारी स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं कि ये कैसे खत्म होगी, लेकिन एक और स्टोरी मेरे दिमाग में है कि कैसे जिमी और जे उसो लॉन्गेस्ट रेनिंग टैग टीम चैंप्स हैं इन हिस्ट्री। फिर 2 भाई आते हैं, सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस, एंड रेसलमेनिया में उस हिस्टोरिक रेन को एंड कर देते हैं। मैं जजमेंट डे के बारे में ज्यादा तो नहीं जानता और उनके लिए कोई लव लॉस भी नहीं रखता, लेकिन आजकल तो वही चल रहे हैं यार एंड तुमने तो उन्हें भी हरा के उनका टाइटल ले लिया, तो कॉन्ग्रेचुलेशन है भाइयों को। लेकिन मैं ना हेल्प नहीं कर सकता इस चीज को लेकर, क्योंकि मुझे तुम्हें चैलेंज करना ही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये टाइटल मेरे और केविन ओवेंस के पास होने चाहिए। ओवेंस गुस्से में कहते हैं कि यार मेरे पास कोई भी मिक्स इमोशन नहीं है यार, मेरा तो दिमाग खराब होगा तुम्हें टैग टीम चैंपियनशिप जीतता देखकर। भाई मुझे इस पार्टी में रहना ही नहीं है और मुझे ना इस चीज का पार्टी नहीं बनना, मुझे तो बस मेरा टाइटल वापस चाहिए आज, अभी और इसी वक्त। लेकिन मुझे पता है तुम मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे, क्योंकि जे उसो डर गया है कि कहीं हम फिर से उसे हरा ना दे। कोडी रोड्स सामने आता है, कहते हैं भाई रिलैक्स, हम सब दोस्त हैं, हम सब एक दूसरे के भाई हैं, एटलीस्ट तुम ऐसा मान तो सकते हो ना। एंड रही बात अपने चैलेंज की, तुम्हें टाइटल चाहिए ना, तो आओ और आज आके ले जाओ। एंड मेन इवेंट के लिए ये मैच सेट हो जाता है, जिसके बाद हमें ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है, ब्रॉन्सन रीड वर्सेस रिकोशे वर्सेस चैट गेबल। अब इनमें से जो भी जीतेगा वो नेक्स्ट इन लाइन होगा गंथर के लिए कि कौन इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए एक बार फिर से लड़ेगा। एंड एज एक्सपेक्टेड ब्रॉन्सन रीड इस मैच को बड़ी आसानी से जीत जाते हैं एंड वो नेक्स्ट इन लाइन होते हैं फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। नेक्स्ट एक बैक स्टेज सेगमेंट के बाद, जिसकी वीडियो शाम को आने वाली है, तो चैनल को अभी लाइक एंड सब्सक्राइब करो ताकि वो बैक स्टेज मोमेंट आपसे मिस ना हो जाए। हमें ड्रू मैकिंटायर वर्सेस जेडी मैकडोनाल्ड का मैच दिखाया जाता है, जिसके साथ डर्टी डॉम डॉम भी होते हैं। लेकिन आज तो जजमेंट डे का कोई भी किस्सा नहीं चलता, लेकिन ड्रू मैकिंटायर इतने हैवी मोमेंटम के साथ होते हैं ना आज कि वो फ्यूचर शॉक लगाते हैं, क्लेम और किक लगाते हैं एंड जेडी मैकडोनाल्ड को हराकर सीधा घर भेज देते हैं, उन्हें कुछ करने का ही मौका नहीं देते। इसके बाद हमें एनएक्सटी वुमेन्स चैंपियनशिप मैच दिखाया जाता है, जहां बेकी लिंच अपने इंजरी से रिकवर करके टेगन नॉक्स को फाइनली उनका टाइटल मैच दे देती है। एंड आज तो क्या ही फाइट ली टेगन नॉक्स ने बेकी लिंच के खिलाफ। वो बेकी लिंच को लिमिट्स तक लेके गई और ऑलमोस्ट उन्हें हरा ही दिया था, लेकिन हैवी मोमेंटम के चलते बेकी लिंच उन्हें हराकर अपने टाइटल को रिटेन कर लेती हैं। एज एक्सपेक्टेड यार, बेकी लिंच जैसा नाम ना रॉस मैकडॉल में नहीं हारता, उनको तो भाई कोई पेपर व्यू चाहिए। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती है हमें हमारे मेगा मेन इवेंट की तरफ, जहाँ पे अभी अभी चैंपियन बने कोडी रोड्स एंड जे उसो अपनी टाइटल्स को डिफेंड कर रहे थे अगेंस्ट सैमी ज़ेन एंड केविन ओवेंस। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जिस तरह से इस मैच में स्टार पावर थी और जिस तरीके से लड़ रहे थे, ऐसा लग नहीं रहा था ये कोई नॉर्मल टैग टीम मैच है, और ऐसा भी नहीं लग रहा था ये मैं मैच रॉ में देख रहा हूँ। एक बार पेपर व्यू जैसी फीलिंग आ गई मुझे, बल्कि ये तो जजमेंट डे के मैच से भी बेटर था। इट वाज प्योर केओस, बट मैच की एंडिंग एकदम वैसे ही जैसा आप और हम सोच रहे थे। सैमी ज़ेन को एलिमिनेट करने के बाद कोडी रोड्स एंड जे उसो 1D एंड कोडी कटर का मिक्सचर फिनिशर लगा देते केविन ओवेंस के ऊपर एंड उन्हें पिन करके बड़ी आसानी से अपने टाइटल को रिटेन कर लेते हैं, और ऐसा तो होना ही था। हालांकि मैं ऐसा एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहा था कि इस तरीके की चीजें होंगी, लेकिन चलो हो गई। एंड स्टिल द टैग टीम चैंपियंस आर कोडी रोड्स एंड जे उसो। बट मैच के बाद जब सब एक दूसरे का हाथ मिला रहे होते हैं ना,
तो केविन ओवेंस हल्का सा नखरे दिखा रहे होते हैं, वो फिर भी गुस्से में होते हैं, लेकिन फिर भी रात खत्म होते होते वो जे उसो को गले लगा लेते हैं एंड सारी चीजों को भूलकर एक बारी फिर से अपनी टीम के साथ ज्वाइन हो जाते हैं एंड सारे मिलकर एक दूसरे का हैंड रेस करते हैं एंड डैम इसी सेलिब्रेशन के साथ हमारी मंडे नाइट रॉ यहीं पर एंड हो जाती है। वैसे आपका आज की शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। सो गाइस समरस्लैम अब बस आने ही वाला है एंड कुछ मैचेस बिहाइंड द सीन WWE ऑलरेडी बुक कर चुके हैं हमारे लिए। कुछ 7-8 के आसपास मैच होने हैं एंड हर मैच अपने आप में स्पेशल होने वाला है, क्योंकि समरस्लैम एक्चुअली वहाँ हो रहा है जहाँ हम एक बारी रेसलमेनिया 23 भी देख चुके हैं। तो WWE पूरी कोशिश करेगी कि स्टेक्स जरा से हाई रखे जाए। लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि समरस्लैम में कौन कौन से पॉसिबल मैच कार्ड्स हमें देखने को मिलने वाले हैं। सो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो सबसे पहले ट्रिश स्ट्रैटस फेस करते हुए नजर आएंगी बेकी लिंच को एंड मुझे नहीं लगता कि ये एक सिंगल्स मैच होने वाला है, क्योंकि नाइट ऑफ चैंपियंस में एक सिंगल्स मैच तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं इनके बीच। हाँ भले ही एंडिंग कैसी भी आई हो, अकॉर्डिंग टू मी ये एक टैग टीम मैच में बदल जाएगा। मतलब ज़ोई स्टार्क एंड ट्रिश स्ट्रैटस फेस करते हुए नजर आएंगी बेकी लिंच एंड लीटा को। बट लेट्स सी WWE अपने किस आइडिया के साथ जाती है। नेक्स्ट अब लगता है एले नाइट को भी चैंपियनशिप मिलने वाली है, क्योंकि वो फेस करते हुए नजर आएंगे ऑस्टिन थ्योरी को फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप। WWE ने इसका प्लान काफी पहले से ही बना रखा था। अब उन्हें मनी इन द बैंक तो मिला नहीं, तो हो सकता है WWE ने यूएस चैंपियनशिप ही दे दे। अगर बीच में कोई खुराफात नहीं होती है ना, तो 100% इस मैच को आप लॉक समझ लो। इसके बाद गंथर अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे अगेंस्ट द रिटर्निंग ड्रू मैकिंटायर। वैसे तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि ये मैच एक टैग टीम मैच हो जाएगा, मतलब द इंपीरियम वर्सेस मैथ रिडल एंड ड्रू मैकिंटायर। बट मुझे ना ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि फोर्ड फील्ड एक बड़ा स्टेडियम है, समरस्लैम एक बड़ा इवेंट है, तो उधर WWE अपने बड़े बड़े धमाके रखना पसंद करेगी। तो मेरे लिए तो गंथर वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच ही फिक्स होगा। एंड अगर ये सब हो रहा है तो हमारे सोशल मीडिया सुपरस्टार लोगन पॉल इस रेस में कैसे पीछे रह सकते हैं। एंड उनके लिए तो दो बड़े बड़े मैच वेट कर रहे हैं, लोगन पॉल वर्सेस जॉन सीना या फिर लोगन पॉल वर्सेस रिकोशे। दोनों ही मैच में मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, जिस तरीके से चीजें चल रही है, रिकोशे एंड लोगन पॉल के मैच के होने के चांसेस जरा से ज्यादा है, क्योंकि जॉन सीना अपनी मूवीज में बिजी है, तो उन्हें तो भूल ही जाओ कि वो आने वाले हैं। हाँ, एक स्पेशल अपीयरेंस कर दे तो वही बहुत। एंड इसके बाद दोस्ती टूट चुकी है, धोखा मिल चुका है एंड हमें मिल चुका है एक ऐसा मैच जिसके बारे में फैंस न जाने कब से बात कर रहे थे, कब से इंतजार कर रहे थे। मतलब रोंडा राउजी एंड शेना बेजलर। ये मैच तो आजकल में ऑफिशियल होने ही वाला है। एंड अगर डीपली इस मैच के बारे में आप सोचोगे ना, तो मुझे लगता है सबकी नजरें इस मैच में होंगी। दोनों सुपरस्टार्स हैवी हिटर्स हैं, दोनों सुपरस्टार यूएफसी बैकग्राउंड से आते हैं, तो नॉर्मल वुमेन्स डिवीजन से ये मैच जरा सा हटके ही होगा। इसके बाद केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन भी अपने अनडिस्प्यूटेड टाइटल को लेकर फोर्ड फील्ड में आने वाले, लेकिन उनके अपोनेंट कौन होंगे अभी ये चीज क्लियर नहीं है। देखो अभी प्रीटी डेडली को तो वो पिछले हफ्ते ही लपेट चुके हैं, तो शायद मुझे लगता है कि WWE कुछ पुराना गेम प्ले करेगी। जैसे हो सकता है कि वो स्ट्रीट प्रॉफिट्स को केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के सामने डाल दे। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि WWE के जब टैग टीम में करने को कुछ नहीं होता, तो वो हर जगह स्ट्रीट प्रॉफिट को घुसेड़ देती है। तो मुझे लगता है इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। एंड गाइस, इसके बाद बात कर लेते हैं वुमेन्स चैंपियनशिप के बारे में, जहाँ आस्का अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए नजर आएंगी अगेंस्ट शार्लेट फ्लेयर एंड बियांका बेलेयर। अगर स्टार पावर की बात की जाए ना, तो ये मैच काफी ज्यादा शाइन कर रहा है, रेसलमेनिया वर्दी समझ लो आप। एंड कुछ दिनों से जिस तरीके से ये एक दूसरे से भिड़े जा रहे हैं ना, हम सबको कहीं ना कहीं पहले ही पता था कि ये मैच अब आने ही वाला है। लेकिन मजा तो तब आ जाएगा जब इयो स्काई अपने MITV कॉन्ट्रैक्ट को लेकर आ जाएंगे, जिसके होने के चांसेस 50-50 हैं। तो सरप्राइज सरप्राइज, इसके बाद सेथ रॉलिंस का फेट भी अब पूरी तरीके से फिक्स हो चुका है, क्योंकि वो एक बार फिर फेस करने वाले हैं द प्रिंस फिन बैलर को। दोनों ही स्टार्स एक दूसरे को एक बार हरा चुके हैं, तो ये थर्ड चाम तो होना ही होना था। लेकिन इसके साथ एक थर्ड पर्सन और भी इंक्लूडेड है, जो मुझे लगता है इस मैच में टिंगल कर सकते हैं, एंड वो है डेमियन प्रीस्ट, क्योंकि गाइस मनी इन द बैंक कैश होकर ही रहेगा समरस्लैम में, तो हो सकता है डेमियन इस बारी सबको शॉक करके रख दे। इसके बाद द बीस्ट ब्रॉक लेसनर एंड कोडी रोड्स अपना स्कोर सेटल करते हुए नजर आएंगे। एंड ट्रस्ट मी, इस बारी हमें पक्का कोई स्टिपुलेशन देखने को पक्का मिलेगी। नॉर्मल ये मैच तो होने ही नहीं वाला, एंड इस मैच को तो आप एक तरीके से मेन इवेंट कंसीडर ही कर लो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर रेंडी ऑर्टन अपना रिटर्न ठोक रहे हैं ना, तो इस मैच का मेन इवेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एज वी ऑल नो रेंडी ऑर्टन की हिस्ट्री है कोडी रोड्स के साथ, एंड इसी मैच के सबसे ज्यादा चांसेस है जहाँ रेंडी ऑर्टन अपने आरक्यू का चुम्मा सबको देते हुए नजर आ जाए। तो अगर ये मैच मेन इवेंट में हो रहा है ना, तो समझ जाना कि वाइपर आउट ऑफ नोवेयर स्ट्राइक करने के लिए फुली रेडी हो चुके हैं। एंड फाइनली गाइस, इन दी एंड इस मैच की भनक ना जाने हमें कब से थी। जे उसो के चैलेंज के बाद अब ये ऑफिशियल हो चुका है कि रोमन अपना टाइटल डिफेंड करने वाले हैं अगेंस्ट उन्हीं के भाई जे उसो के साथ। इस अकेले ही मैच में ना बहुत ज्यादा हिट है, बहुत ज्यादा एंटीसिपेशन है, एंड मैं कुछ प्रिडिक्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो भौकाल मचने वाला है ब्लड लाइन के अराउंड। एंड रेंडी ऑर्टन का यहाँ भी फुल चांस बन रहा है कि वो समर स्लैम में इस मैच के अंदर अपनी मुंह दिखाई करेंगे। सो क्या यही वो मैच है जहाँ रेंडी ऑर्टन शगुन में एक आरक्यू थमा देंगे सबको? अब इसका पता तो हमें समर स्लैम में ही चलेगा। तो ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी गाइस, आपका मेरे मैच कार्ड के बारे में क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। सो गाइस, आप में से बहुत से फैंस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में एक अपडेट मांग रहे थे, तो खुद ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ही अपने बारे में एक छोटी सी अपडेट
शेयर कर दिया। आप सभी को तो पता ही होगा कि कैसे ब्रॉन स्ट्रोमैन को नेक फ्यूजन सर्जरी से होकर गुजरना पड़ा था। उनके C4 एंड C5 नेक बोन में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसके कारण उन्हें ये सर्जरी करवानी पड़ी। सो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने पहले तो सारे फैंस को थैंक्स कहा है उनके लिए प्रेयर करने के लिए, एंड कहा है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, बट उनकी रिकवरी में अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। वो डॉक्टर की हेल्प से जल्दी ठीक तो हो रहे हैं, लेकिन इस चीज में जरा सा वक्त लगेगा। वैसे गाइस, ये नेक फ्यूजन सर्जरी वही सेम सर्जरी है जो कुछ सालों पहले एज को हुई थी, तो आप तो समझ ही सकते हो कि इट्स नॉट अ जोक। तो हाल फिलहाल आप ब्रॉन स्ट्रोमैन को ना कहीं भी एक्सपेक्ट मत कर लेना। उनकी वेलबींग एक सुपरस्टार होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो क्या WWE ने एक बार फिर से प्लान कर लिया है कि कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस के बीच में एक और मैच तो होना ही चाहिए। आई एम सेइंग इट बिकॉज खुद WWE भी इस चीज को कराने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज, रेसलमेनिया 40 में कोडी रोड्स स्टिल फेवरेट है कि वो रोमन रेंस को एक बार फिर चैलेंज करके मैच को फिक्स कर लेंगे, लेकिन ये तो तभी होगा जब रोमन रेंस जे उसो को समरस्लैम में हरा देंगे, क्योंकि अगर इन दोनों के बीच में एक बार फिर से मैच हो रहा है तो रोमन रेंस के हाथ में टाइटल रहना बहुत जरूरी है ताकि कोडी रोड्स अपनी स्टोरी को फिनिश कर सके। वैसे तो ये बहुत अर्ली प्लान है, कभी भी चेंज हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हो भी जाता है तो क्या ये मैच वही हाइप एंड इमोशन कैरी कर पाएगा जैसा पहले किया था? ये देखने में तो बहुत मजा आएगा। एंड क्या आप कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस को एक साथ रिंग में दोबारा देखना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। वैसे अगर समरस्लैम की बात चली रही है तो जे उसो वर्सेस रोमन रेंस के बैटिंग ऑड्स के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसमें रोमन रेंस स्टिल फेवरेट है कि वो ही मैच को जीतने वाले हैं। एंड ऐसा तो होना ही था। माना कि जे उसो का स्टॉक हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन वो इतना भी नहीं बढ़ गया है कि वो द ट्राइबल चीफ को ही पीछे छोड़ दे। उसके लिए भी बहुत टाइम लगेगा। एंड समरस्लैम की आगे अपडेट के बारे में बात करता चलो तो गाइस ये भी सुनते जाओ कि यहाँ भी WWE ने बहुत बड़े बड़े झंडे गाड़ दिए हैं, क्योंकि अभी समरस्लैम को होने में ऑलमोस्ट 1 महीना बाकी है। एंड WWE ने ऑलरेडी 40,000 के आसपास टिकट सेल भी कर दिए। तो मैं एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि 60 से 65,000 के आसपास टिकट सेल हो जानी चाहिए। वैसे अगर लास्ट इवेंट के बारे में बात कर ली जाए जो फोर्ड फील्ड में हुआ था, मतलब रेसलमेनिया 23, अगर उसके अटेंडेंस की बात कर ली जाए तो 80,000 के आसपास टिकट सेल हुए थे अकॉर्डिंग टू WWE। तो लेट्स सी कि इस बार समरस्लैम क्या धमाका लेके आता है। क्या वो रेसलमेनिया 23 का अटेंडेंस रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो पाएगा या फिर नहीं, और या फिर WWE एक बार फिर बढ़ा चढ़ाकर अपने अटेंडेंस को बता देगी। Who knows? हमेशा तो वैसी करती है। अब ये तो तभी पता चलेगा जब समरस्लैम हमारी आंखों के सामने होगा। इन दी एंड गाइस, ये मैं नहीं जानता कि रेसलिंग यूनिवर्स के लोग सब डीन एम्ब्रोस के रिटर्न को क्यों एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं, जबकि वो सब पहले से ही जानते हैं कि डीन एम्ब्रोस जो अब जॉन मॉक्सली बन चुके हैं वो AEW का पार्ट है, जहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट अभी भी 4 सालों का बाकी रह रहा है। मतलब 2027 के मिड तक उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड होने नहीं वाला। तो हाल फिलहाल तो क्या सालों तक भी आप जॉन मॉक्सली को WWE में नहीं देख पाओगे। इससे जुड़ी एक बात ये भी है कि जॉन मॉक्सली WWE के साथ कभी खुश नहीं थे। वो जिस तरीके का काम करना चाहते थे वो WWE उन्हें ऑफर ही नहीं कर रही थी। भले ही AEW में उन्हें WWE से कम पेमेंट मिल रही हो, बट जॉन वहाँ बहुत ज्यादा खुश है। वहाँ पर उन्हें सब कुछ करने का मौका मिलता है, सारी परमिशंस मिलती है। AEW में वो चीजों को अपनी तरीके से मैनिपुलेट कर पा रहे हैं। एंड क्योंकि AEW रेसलिंग पर ज्यादा ध्यान देते हैं इंस्टेड ऑफ स्टोरी लाइन, तो जॉन मॉक्सली को वहाँ पे रहना बहुत ज्यादा पसंद है। एंड इसलिए भी वो WWE में नहीं आना चाहते। लेकिन हाँ, वो नेवर से नेवर वाला कोड तो हमेशा बना रहता है, बट वो कोड 2027 से पहले तो अप्लाई होने ही नहीं वाला। सो प्लीज ऐसे रूमर्स में मत फंस जाना। आप मेरी रेसलमैटिक्स आर्मी हो यार, सो बी स्मार्ट। अगर उनके बारे में कोई अपडेट आती भी और जॉन मॉक्सली कैसे भी करके WWE में आ जाते हैं तो मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पे बता ही दूंगा। सो सिट बैक एंड रिलैक्स एंड रेसलमैटिक्स को एंजॉय करते रहो। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। सो चलिए गाइस, एक बारी फिर से रिविजिट कर लेते हैं अपने खुद के इंडियन पेपर व्यू सुपरस्टार स्पेक्टिकल्स को एंड जानेंगे चीजें जरा और करीब से एंड एक हाई डेफिनेशन नजर मार लेंगे कि सब कैसा रहा और क्या क्या हुआ। तो बने रहना इस वीडियो में मेरे साथ, क्योंकि आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है एक 6 मैन टैग टीम मैच से, जहां ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन फेस कर रहे होते हैं इंडिशियर को। क्योंकि ये फर्स्ट मैच था तो मैच में एक्शन के साथ साथ हमें बहुत सारी मस्ती देखने को मिली। अब मैच में अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिशियर तो हार गए, बट मैच के बाद रिडल इन सबको ज्वाइन कर लेते हैं एंड हमें सभी भांगड़ा करते हुए नजर आते हैं, जो काफी ज्यादा फनी एंड एडोरेबल लग रहा था। इसके बाद हमें नटालिया वर्सेस ज़ोई स्टार्क का मैच दिखाया जाता है, जहां पर जो भी जीतेगा वो रिया रिप्ली को चैलेंज करेगा फॉर द टाइटल। एंड यहाँ आसानी से नटालिया जीत भी जाती है, बताने के लिए ज्यादा कुछ था भी नहीं। नेक्स्ट हमें फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच दिखाया जाता है, जहाँ गंथर फेस कर रहे थे शैंकी को। अब इस मैच का रिजल्ट तो सीधा सीधा गंथर के फेवर में ही आ गया। उन्होंने अपने टाइटल को रिटेन कर लिया, लेकिन हमारे शैंकी तो फिर भी डांस करना नहीं भूले। देन द इविल ब्रॉन ब्रेकर फेस कर रहे थे ओडिसी जोन्स को इन अ सिंगल्स मैच। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया ही था कि मैं ब्रॉन ब्रेकर को इंडिया में देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ, लेकिन एक चीज और भी थी जिसे देख के मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हुआ कि कैसे ब्रॉन ब्रेकर ने ओडिसी को धूल चटा दी एंड मैच को जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद हमें द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम ग्रेट खाली का रिटर्न देखने को मिलता है,
जो सभी का वेलकम करते हैं, सभी के साथ एंजॉय करते हैं एंड बातों बातों में एक हिंट तो देकर चले जाते हैं हम सभी को कि ही इज नॉट डन येट एंड वो वापस जरूर आएंगे, एक मैच के लिए ही सही लेकिन आएंगे जरूर। नेक्स्ट द इरेडिकेटर रिया रिप्ली अपनी वुमेन्स चैंपियनशिप डिफेंड करती हैं अगेंस्ट द नंबर 1 कंटेंडर नटालिया से एंड नटालिया को इस बार भी वही मिला जो उन्हें हमेशा मिलता है जब वो रिया रिप्ली को फेस करती हैं एंड आज वो मैच को हार जाती हैं एंड रिया रिप्ली अपने टाइटल को बड़ी आसानी से रिटेन कर लेती हैं एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती हैं हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां दी इंपीरियम जियोवानी विंची एंड लडविग काइजर फेस कर रहे थे सेथ फ्रीकिन रॉलिंस एंड द रिटर्निंग जॉन सीना को। अब चलो ये मैच तो जैसा था वैसा था, लेकिन जॉन सीना को जो थंडरस ओवेशन मिला ना, आई डू नॉट थिंक सो कि उन्होंने खुद ये सपने में सोचा भी होगा कि इंडिया से उन्हें इतना ज्यादा प्यार मिलने वाला है। खैर मैच की बात की जाए तो रिजल्ट तो एकदम प्रेडिक्टेबल था। सेथ एंड सीना ने अपने फिनिशिंग मूव साइमल्टेनियसली लगाकर मैच को जीत लिया एंड जियोवानी विंची एंड लडविग काइजर का तो कोई चांस ही नहीं था कि वो जीत जाए। लेकिन मैच के बाद जॉन सीना काफी इमोशनल हो जाते हैं एंड कह पड़ते हैं कि शुक्रिया आप सभी का कि आपने मुझे परफॉर्म करने का मौका दिया। लाइफ में देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना जिसको आप नहीं करते हो तो आपकी लाइफ अधूरी रह जाती है एंड भारत में परफॉर्म करना मेरे लिए कुछ ऐसा ही था एंड फाइनली अब मेरा रिज्यूमे मेरा करियर कंप्लीट हो चुका है एंड मैं फॉर्चुनेट रहा कि 17 साल बाद ही सही, लेकिन मैंने जो प्रॉमिस किया था ना, आप सभी ने मुझे मौका दिया कि मैं उस प्रॉमिस को पूरा कर सकूं। सो थैंक यू सो मच। वैसे शुक्रिया तो हमें कहना चाहिए जॉन सीना का कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम जॉन सीना को परफॉर्म करते हुए देख पाए। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये रिविजिटिंग कैसा लगा सुपरस्टार स्पेक्टिकल को लेकर, कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि सुपरस्टार स्पेक्टिकल में कौन सा मोमेंट आपके दिल के सबसे ज्यादा करीब था। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। सो गाइस WWE स्पेक्टिकल्स जिसकी इतनी टाइम से हाइप चल रही थी, इतना मजा चल रहा था, वो फाइनली एंड हो चुकी है। अटेंडेंस तो अभी ऑफिशियल नहीं की गई, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूँ कि 10,000 प्लस फैंस तो पक्का आए होंगे। यहाँ पर कुछ सरप्राइजेज एंड कुछ धमाकेदार चीजें हमें देखने को मिली, तो चलिए एक बार नजर मार लेते कि आज हमें यहाँ क्या क्या देखने को मिला। तो आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। सो यार शो की धमाकेदार स्टार्टिंग होती है एक 6 मैन टैग टीम मैच से, जहाँ ड्रू मैकिंटायर, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन फेस कर रहे थे जिंदर महल, वीरेन सांगा को, दी इंडियन को। मैच तो चलो जैसे तैसे था, लेकिन मेरा दिल तो वहाँ टूट गया जब इंडियन हार ही गए। आई मीन WWE आप इतने टाइम बाद इंडिया में आए और आपने हमारे हीरोज को हरा दिया। कितना हार्ट ब्रेक हुआ होगा उनका कि वो अपने ही सरजमीन पर हार गए। हालांकि ओवेशन तो ड्रू मैकिंटायर एंड कंपनी को भी मिला, लेकिन स्टिल अगर हमारी टीम जीतती ना तो ज्यादा मजा आता। देन इसके बाद हमें नटालिया वर्सेस ज़ोई स्टार्क का मैच देखने को मिलता है, जहाँ कंडीशन तो ये थी कि जो भी जीतेगा वो रिया रिप्ली को फेस करेगा फॉर द टाइटल, जिसमें नटालिया ज़ोई स्टार्क को बड़ी आसानी से हरा देती है, नंबर 1 कंटेंडर बन जाती हैं फॉर द WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद हमें गंथर अपना इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए नजर आते हैं अगेंस्ट शैंकी। बट यार यहाँ भी इंडियंस के साथ वही हुआ, हमको एक बार फिर से निराशा देखने को मिली, क्योंकि गंथर शैंकी को बड़ी आसानी से हरा देते हैं एंड टाइटल को रिटेन कर लेते हैं एज एक्सपेक्टेड। मानते हैं कि WWE लाइव इवेंट्स पर टाइटल चेंजेस नहीं करवाती, लेकिन फिर भी इंडिया में आ रहे थे वो भी 17 साल बाद, तो थोड़ा बहुत करना तो बनता था। लेकिन नॉनदलेस हमें फिर ब्रॉन ब्रेकर देखने को मिलते हैं जो फेस कर रहे होते हैं ओडिसी जोन्स को एक सिंगल्स मैच में। ये टक्कर काफी ज्यादा जोरदार थी, लेकिन मैं ब्रॉन ब्रेकर को देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। आई थिंक WWE अभी ने मेन रोस्टर में लाने के बारे में सोच रही है, तभी तो उनको जगह जगह पर टूर्स पे अपने साथ लेके जा रही है और अब इंडिया पर भी ले आई। बट जहाँ तक मैच की बात की जाए तो ओडीसी का तो कोई चांस ही नहीं था कि वो ब्रॉन ब्रेकर के खिलाफ जीत सकते हैं एंड ब्रॉन ब्रेकर ने वैसे ही मैच को जीत लिया एज एक्सपेक्टेड। एंड देन हमें WWE हॉल ऑफ फेमर, हमारे इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार द ग्रेट खाली देखने को मिलते हैं, जो सबका वेलकम करते हैं एंड बातों ही बातों में एक चीज सबको बता देते हैं कि अभी भी उनके अंदर एक मैच बचा हुआ है, जिसका मतलब साफ है कि आज नहीं तो कल हमें ग्रेट खाली का रिटर्न देखने को तो जरूर मिलेगा, एक मैच के लिए ही सही, लेकिन वो आएंगे जरूर। नेक्स्ट हमें रिया रिप्ली और नटालिया के बीच में एक चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है एंड यहाँ भी नटालिया के साथ वही हुआ जो हमेशा उनको साथ होता है जब वो रिया रिप्ली को फेस कर रही होती है, क्योंकि नटालिया रिया रिप्ली के सामने कुछ भी नहीं कर पाती लिटरली, एंड रिया रिप्ली बड़ी आसानी से जीत जाती है, मैच में अपने टाइटल को रिटेन भी कर लेती है। और इनको वैसे भी नहीं हारना था, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा लाइव शोज पर टाइटल चेंजेस तो ना के बराबर ही होते हैं, तो इसे तो आप वैसे भी एक्सपेक्ट ना ही करते तो ज्यादा अच्छा था। एंड फाइनली ये सारी चीजें लीड करती हैं हमें हमारे मेन इवेंट की तरफ, जहां 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस एक टैग टीम मैच फेस कर रहे थे अगेंस्ट जियोवानी विंची एंड लडविग काइजर दी इंपीरियम को। बट पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि इनको ना एक बेटर अपोनेंट मिलने चाहिए थे, कुछ बड़ा सा मिलना चाहिए था।
बट स्टिल जो है सो है। अब WWE ने तो हमें यही पकड़ा दिया। वैसे तो जॉन सीना 17 साल बाद वापस आए थे इंडिया में एंड सारे फैंस पागल ही हो गए थे उन्हें देखकर। एंड होते भी क्यों नहीं, जॉन सीना जैसा बड़ा स्टार रोज रोज थोड़ी ना देखने को मिलता है एंड वो तो बहुत ज्यादा पॉपुलर भी है, बच्चों में तो उनका क्रेज अलग ही चलता है। एंड रही बात मैच की, तो एज एक्सपेक्टेड एकदम वही हुआ जो आप सोच रहे हो। सेथ रॉलिंस एंड जॉन सीना बड़े ही आसानी से जियोवानी विंची एंड लडविग काइजर के रास्ते लगा देते हैं एंड मैच को एज एक्सपेक्टेड जीत भी जाते हैं। यार ये शो काफी ज्यादा प्रिडिक्टेबल था, बट स्टिल बुरा तो यार ये लगा कि हमारे इंडियन हीरोज में से एक भी हीरो नहीं जीता, सारे ही हार गए। लेकिन WWE हमेशा से ही ऐसे करते आई है, बस लॉलीपॉप पकड़ा देती है ऑडियंस को एंड टैंग। इसी के साथ हमारा सुपरस्टार स्पेक्टिकल्स खत्म हो जाता है। वैसे आपको आज के शो के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि आप में से कितने लोग हैदराबाद गए थे टिकट खरीद के शो को देखने के लिए। एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश। तो यार द हॉटेस्ट टॉपिक इन द वर्ल्ड सीएम पंक से ही चीजें शुरू कर लेते हैं। अब एक न्यूज ना उनके लिए भी आई है कि दिसंबर 2022 में सीएम पंक इंटरेस्टेड हो गए थे कि वो WWE के साथ काम कर सके। सीएम पंक रॉयल रंबल 2023 में आना चाहते थे और उनके पॉसिबल अपोनेंट होते नन अदर देन केविन ओवेंस। अब चीजें कुछ ऐसी होती कि सीएम पंक रॉयल रंबल में आते तो, लेकिन केविन ओवेंस उन्हें एलिमिनेट कर देते रूडली फैशन में एंड इसी के साथ हमें ये राइवलरी बिल्ड होते हुए नजर आ जाती एंड रेसलमेनिया की नाइट 1 में हमें ये मेन इवेंट देखने को भी मिलता। लेकिन प्लान्स में बहुत ज्यादा ही चेंज आ गए एंड AEW ने भी इस चीज पर काम करना जरूरी नहीं समझा और उन्होंने सीएम पंक को जाने ही नहीं दिया और इस प्लान्स पर कभी काम ही नहीं हुआ। वैसे सीएम पंक वर्सेस केविन ओवेंस साउंड्स गुड टू मी, एक एटीट्यूड एरा जैसा माहौल क्रिएट हो जाता। लेकिन हम तो केविन ओवेंस सैमी ज़ेन वर्सेस दी उसोस के मेन इवेंट से ही खुश हैं। आपको क्या लगता है? वैसे आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो हाल फिलहाल में यार हमने देखा कि कैसे मेन रोस्टर वाले स्टार्स NXT में मूव करते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे डॉल्फ ज़िगलर, मुस्तफा अली, बैरन कॉर्बिन एटसेट्रा। लेकिन अब इस लिस्ट में एक नाम और ऐड होने जा रहा है, बेकी लिंच। WWE के पास तो अभी कोई भी प्लान नहीं है बेकी लिंच के लिए एंड हमने पेबैक में देखा भी कैसे टिफिनी दी NXT वुमेन्स चैंपियन ने कुछ वर्ड एक्सचेंज किए बेकी लिंच के साथ। सो इट इज पॉसिबल कि कुछ टाइम बाद बेकी लिंच भी NXT में जाती हुई नजर आ जाएंगी फॉर अ 1 मैच एटलीस्ट। और ये भी हो सकता है कि वो NXT नो मर्सी में टिफिनी को फेस करते हुए नजर आ जाए NXT चैंपियनशिप के लिए। वैसे ठीक है यार, बेकी लिंच को थोड़ा सा ऑफ स्क्रिप्ट जाने का मौका मिल जाएगा एंड कुछ फ्रेशनेस भी मिल जाएगी। सो अगर सीएम पंक की बात चली रही है ना, तो आप में से बहुत सारे फैंस इंटरेस्टेड थे ये जानने के लिए कि क्या अब सीएम पंक का रास्ता पूरा क्लियर हो चुका है WWE में जाने का, क्योंकि AEW ने तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो सीरियसली नोट पर कहूँ ना यार, तो भूल जाओ। 2 लेजिट रीजन दूंगा मैं तुम्हें कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता। पहले तो ये कि जब सीएम पंक ने WWE को छोड़ा था, वो उन्हें छोड़ के गए थे तो वो एक गुड टर्म्स पे तो बिल्कुल भी नहीं था। न WWE सीएम पंक के साथ खुश थी और न सीएम पंक WWE के साथ खुश थे। एक बारी तो अपने पाइप बॉम्ब के दौरान उन्होंने विंस मैकमैन को मरने मारने की ही बात कर दी थी, जिससे तो साफ ही हो जाता है कि WWE के साथ तो अब उनका कुछ भी नहीं होना। एंड WWE को पता है कि सीएम पंक मजबूरी में ही अब WWE को ज्वाइन करेंगे, तो अगर सीएम पंक आ भी जाते ना तो WWE उसका पूरा फायदा उठाएगी। सेकंड पॉइंट तो क्लियर ही है यार, सीएम पंक का एटीट्यूड ना काबिले बर्दाश्त है। ऊपर से WWE ने खुद ही कहा था कि सीएम पंक इज डिफिकल्ट। एंड आपको क्या लगता है, WWE ने सुना नहीं होगा कि सीएम पंक को AEW से आके निकाला क्यों गया? ऐसे में कोई चांस ही नहीं है कि WWE के मेकर चीजों को लेकर इंटरेस्टेड हो जाए और सीएम पंक को अपने साथ काम करने के लिए बोल ले। और गलती से अगर सीएम पंक WWE में आ भी गए ना, तो ट्रस्ट मी, स्टार्ट में तो WWE उन्हें कुछ नहीं करने वाली, ऊपर से उन्हें पनिश ही करते हुए नजर आ जाएगी। आई नो, पनिश वर्ड सुनकर ही आप हैरान हो गए होंगे कि ये पनिशमेंट पॉलिसी क्या होती है, तो डू नॉट वरी। इसलिए कहता हूँ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस पॉलिसी के बारे में तो अभी इन डेप्थ बात करनी बाकी है। शायद वो सुनकर तो आप हेट ही करने लग जाओगे WWE को। तो चैनल से तो बने रहना, चिपके रहना, तभी तो आपको ऐसी खबरें मिलेंगी। एंड फाइनली चलो आज एक इन डेप्थ लुक मार लेते हैं कि जे उसो की कंडीशन आखिर होने क्या वाली है। तो सबसे पहले तो मंडे नाइट रॉ से हम ना तो समझ ही चुके थे कि अब सारे ही लोग जे उसो पे गन लेके चढ़े हुए हैं, सब उनसे अपना बदला लेना चाहते हैं, विच इज ऑब्वियस, क्योंकि ब्लड लाइन के साथ मिलकर जे उसो ने ऐसे ऐसे कांड किए ना कि ये हिट मिलना तो उन्हें पक्का ही था। एंड ये सारी चीजों ने कंटिन्यूस राइवलरी में फंसा कर रखेगी। स्टार्टिंग तो शायद ड्रू मैकिंटायर या मैथ रिडल से ही हो जाए। और अब हम ये भी जानते हैं कि जे उसो के बदले में मंडे नाइट रॉ को एक बड़ा सुपरस्टार देना पड़ेगा स्मैकडाउन में। अब देखो यार, जे उसो आए हैं तो वो एक बड़े स्टार हैं, तो WWE को भी कुछ बड़ा देना ही पड़ेगा ना स्मैकडाउन को। तो कौन हो सकता है वो सुपरस्टार? आई थिंक इसका थोड़ा सा जवाब मेरे पास आपको मिल ही जाएगा। सो अगर आपने मंडे नाइट रॉ ध्यान से देखा होगा ना, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई बटन पर लिंक शो कर रहा है, किस चीज का इंतजार कर रहे हो यार, अभी जाकर देखो, बहुत कुछ मिस कर जाओगे वरना आप लोग। तो अगर आपने वो शो जरा भी ध्यान से देखा होगा ना,
तो आपने फील किया होगा कि सैमी ज़ेन अब गेट कीपर बन चुके हैं जे उसो के लिए, एंड वही वो करते हुए नजर आए। जब ड्रू मैकिंटायर और मैट रिडल उन्हें घूर कर देख रहे थे ना, तो सैमी ज़ेन ऐसे बचा रहे थे जे उसो को जैसे वो उनके सगे भाई हैं। आई थिंक जब केविन ओवेंस इस मिक्स में आएंगे तो वो सैमी ज़ेन को जरूर टोकेंगे, और शायद यही रीजन बनेगा कि केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के बीच में थोड़ी अनबन हो जाए, और गारंटीड है ये होगा ही, जिसके बाद शायद केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन की टीम टूट जाए एंड केविन ओवेंस ही ड्राफ्ट हो जाए स्मैकडाउन के लिए, एंड यहाँ सैमी ज़ेन अकेले रह जाए जे उसो के साथ मंडे नाइट रॉ में। क्योंकि मार्क माय वर्ड्स, सैमी ज़ेन भले ही ठंडे पड़ गए हों, लेकिन केविन ओवेंस का जो उबाल है ना ब्लड लाइन के हर मेंबर को लेकर, वो तो वैसे का वैसे ही बना रहेगा, बल्कि उनको गुस्सा और ज्यादा आएगा, उनका गुस्सा नहीं कम होने वाला। एंड यही रीजन भी बनेगा कि सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस की दोस्ती के बीच में दरार आ जाए। सो दैट इज इट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, केविन ओवेंस एंड सैमी ज़ेन के बीच में जो जे उसो आए हैं, ये थोड़ी सी दुश्मनी का रीजन बन सकते हैं क्या? कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश